बैठो जल्दी बैठो। कर लिया? चलें जरा एक दो चीजें मैं बता रहा हूं, जरा सामने ध्यान देंगे। जो बच्चे बेटा ऑनलाइन वाले हैं, हर्षिता और ऋषि, और जो ये बाकी आज नालायक ये ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास, जो वैसे ऑनलाइन लेते हैं उनका नहीं, जो ये बाकी नालायक ऑनलाइन ले रहे हैं, बेटा आपकी बुक सेंटर पर पड़ी है, अपनी बुक सेंटर से कलेक्ट कर लेना। और हर्षिता और ऋषि बेटा आप लोग भी अगर वी फास्ट को वो यूज करते हो तो फिर उसको यूज करके इधर इंस्टीट्यूट से अपनी बुक कलेक्ट करवा लो। ऑल्दो मैंने कुरियर करवा दी है, बट कोई गारंटी नहीं है कि बोर्ड्स के पेपर से पहले पहुंच जाए। तो अगर आप वी फास्ट से लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसमें आपको एक दिन में ही मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वो आप मैनेजमेंट से कनेक्ट कर लेना, ऐश्वर्या मैम से आप एक बार जो कनेक्ट कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। चलें जरा एक दो चीजें मैं बता रहा हूं, जो थोड़ा सा बच्चों के कल डाउट्स आए थे, जो डाउट्स बढ़िया है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। हम लोगों ने कल बात की थी पार्ट बी के बारे में, और पार्ट बी में हमने सब हेड्स, मेजर हेड्स, इनके बारे में चर्चा की थी। कंपैरेटिव कॉमन साइज मैंने आपको घर पे बोला था, कुछ देखा है आपने? कितने बच्चों ने कंपैरेटिव कॉमन साइज कर लिया, खत्म कर लिया, कंपैरेटिव कॉमन साइज देख लिया? चलो ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक आपका यहाँ पे बचा है रेशियोज, और एक बचा है कैश फ्लो। मैं आज वाली क्लास में कुछ मिक्स क्वेश्चन रेशियो के, कुछ कैश फ्लो के करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ कॉमन डाउट्स डिस्कस कर रहा हूँ। ये कल मेरे पे कुछ कॉमन डाउट्स आए थे और ये अच्छे डाउट्स हैं, मुझे लगा क्लास में बताना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये जो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है, एक बार जरा मैं फटाफट से कंपैरेटिव को डील कर रहा हूं। कंपैरेटिव के अंदर पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का आता है, फिर आपका नोट नंबर आता है, फिर ध्यान रहे कि जो पहला साल है वो आपके पास प्रीवियस ईयर होगा। ये ध्यान रखना कि जब फर्स्ट बनाएंगे तो पहला साल किसका? प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर आपका एब्सोल्यूट चेंज है, और फिर आपका परसेंटेज चेंज। अब बच्चे का डाउट क्या है वो सुने। मान लीजिए कि मैं कंपैरेटिव पीएनएल बना रहा हूं, तो पीएनएल में सबसे पहले रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और दूसरा अदर रेवेन्यू। ये हम लोग यहां पे डालते हैं चीजें, इसको हम लोग यहां पे जो सॉल्व कर देते हैं। फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं, और एक्सपेंसेस में हमारी 7 कैटेगरी होती है। ये 7 कैटेगरी हमारी एक्सपेंसेस की चलती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा आता है परचेजेस, तीसरा आता है चेंज इन स्टॉक, चौथा आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पांचवा आता है फाइनेंस कॉस्ट, छठा आता है डेप्रिएशन, और सातवां आता है अदर एक्सपेंस। ये हमारी 7 कैटेगरीज हैं फॉर एक्सपेंसेस। इन सबको हम एक्सपेंसेस को यहां लिखेंगे। नाउ बच्चे का डाउट ये आया है कि सर इन दोनों को जोड़कर क्या निकलने वाला है, ये वो है। तो जरा सुन लें, इन दोनों को जोड़कर निकल आता है अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहीं अपनी कॉपीज में लिख लेना, ये इन दोनों को जोड़कर क्या निकल कर आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर गलती से पेपर में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, तो अल्टीमेटली उसने आपको परचेज और चेंज इन स्टॉक कंबाइन करके दे दिया, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये एक क्वेश्चन में आया हुआ भी है, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल जो है बच्चे ने ये पूछा था, तो ये उसके अंदर अपने पास आया हुआ है। ओके, आपकी जो समरी बुक आपके हाथ में है उसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये मैं पिछले साल से इसको मैंने लिखना शुरू किया था, तो तब तक आपके सिलेबस में ये टॉपिक डिलीटेड था। तो आप कंपैरेटिव कॉमन साइज की सारी जानकारी अपनी फिलहाल के लिए टीएस में से करिएगा, और उसके अलावा जितने टॉपिक हैं वो सारे इसके अंदर हैं। हर टॉपिक को आप रिवाइज इसमें से कर सकते हैं। अब आपने कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है, वो अपनी समरी बुक से रिवाइज करो, सीधा उसके क्वेश्चन करना शुरू कर दो। उसमें आपको फिर कोई भी टॉपिक अब उससे करने की जरूरत नहीं है। कुछ कलर्स का उसमें यूज हुआ है जो मैं बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। फॉर द टाइम बिंग ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी नहीं, वो बताता हूं। ये परचेज और चेंज इन स्टॉक अगर अपने पास जोड़ देंगे तो ये अपने पास निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहां पे एक टर्म दिया हुआ है, एससी शर्मा लेकर आयो, निकालो जरा एससी शर्मा। उसका जो पहला सैंपल पेपर है वो निकाल लो, फर्स्ट सैंपल पेपर। एससी शर्मा का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। मिल गया? थोड़ा ध्यान देना। एक एक बुक मेरे को देना बेटा जरा, इधर 2 बुक है क्या? एक बुक मेरे को देना। इस क्वेश्चन में अपने पास ध्यान देना, जो 33 क्वेश्चन ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट ध्यान से देखो, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और जीपी है। मिला? तो इन लोगों ने क्या करा है, ये अकाउंटिंग रेशियो का फंडा डाल दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल होता है, और नेट सेल में से जीपी जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा? सीओजीएस।
तो उन्होंने आपको ये और ये इसलिए दिया है कि आप इसमें से इसको हटा दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, सीओजीएस। जैसे मान लो मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो प्रीवियस ईयर में अपने पास ये जो नेट सेल है ये 10 लाख है, जो जीपी अपने पास है 70% है, 70% कुछ नहीं बोल रहा तो 70% सेल का ही होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 7 लाख। तो प्रीवियस ईयर का सीओजीएस कितना आ जाएगा, 3 लाख। ऐसे करंट ईयर का, करंट ईयर की सेल दे रखी है 8 लाख, 8 लाख में अपने पास जो जीपी रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 60%, 60% मतलब ये 60% इसका होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 480। तो अल्टीमेटली यहां पे 3,20,000 का क्या निकल कर आ जाएगा, सीओजीएस। तो बच्चे का डाउट ये था कि सर हमारे पास क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है और जीपी तो यहां पूरे किसी जगह पे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं जीपी को कंपैरेटिव या कॉमन साइज के अंदर यूज कहां करूं। तो भाई जीपी इसलिए दिया हुआ है कि आप इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जीपी को हटाओगे तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, सीओजीएस। तो अभी मैं जब सीओजीएस पढ़ा रहा था मैंने आपसे कहा था इन दोनों को सीओजीएस कहते हैं, लेकिन ये सीओजीएस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी इंक्लूड होता है, पर आपके पेपर में कहीं पर भी अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो देते नहीं है। तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि इन दोनों को जोड़ के सीओजीएस आ जाएगा, बट रियल लाइफ में इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी जुड़ता है, मतलब पहले 3 एलिमेंट पूरे जब आप लेते हो तब आपका क्या बन जाता है, सीओजीएस। इसका मतलब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपने सीओजीएस दिखाया तो फिर सीओएमसी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, जुड़ चुका है। अरे बात सुन, अपनी कॉपीज में कहीं पे लिख लेना, एक सीओएमसी, एक परचेजेस, एक चेंज इन स्टॉक, तीनों को जोड़ दें तो सीओजीएस आ जाता है। और अगर नेट सेल से जीपी को हटा दें तो भी सीओजीएस आ जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर कहीं पर सीओजीएस यूज करना है तो इसका मतलब वो पहले तीनों एलिमेंट एक साथ जोड़ के दे रहा है। ये अपने पास किसी बच्चे का एक डाउट आया हुआ था, तो ये थोड़ा कॉमन डाउट था इसलिए हम लोगों ने यहां पे कर लिया। इसके अलावा इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 28, इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा ये सबको पता है ना, ये कंपैरेटिव के अंदर जो एब्सोल्यूट चेंज है ये कैसे आता है, ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और जो परसेंटेज चेंज है ये कैसे आएगा, कि जो एब्सोल्यूट चेंज आया अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है भाई। अच्छा, जो कॉमन साइज बनता है, कॉमन साइज के अंदर पहले पर्टिकुलर्स आते हैं, फिर पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर आएगा, फिर नोट नंबर के बाद प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आता है, और फिर डायरेक्टली इसके बाद आ जाता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज भी प्रीवियस का और करंट का। अगर मैं ये कॉमन साइज पीएनएल बना रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा वॉइस सही है, अगर हम लोग ये कॉमन साइज पीएनएल बना रहे हैं तो पीएनएल के अंदर जो ये परसेंटेज चेंज निकलता है कैसे निकलता है, कि हर आइटम आपने लेना है, जितने भी आइटम आपके पास होंगे, नीचे क्या रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ध्यान रहे नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आना चाहिए, टोटल रेवेन्यू नहीं आना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब जब आप परसेंटेज निकालोगे तो इस चीज के आधार पे निकालोगे, ना कि टोटल के आधार पे। ये टोटल नहीं लेना, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये लेना। यही अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बन रही हो, पीएनएल नहीं आ रहा, ये बैलेंस शीट है, तब जो आपका परसेंटेज चेंज है वो कैसे आएगा, हर आइटम के अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट। बात समझ में आती है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट मतलब जिस अमाउंट से बैलेंस शीट मैच कर रही है, पर पीएनएल के केस में हर आइटम के अपॉन में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम। ओके। इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 28 है, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन आपके पास जो है रेशियोज का है, इसमें डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पूछा गया है। आओ जरा समरी बुक में पेज नंबर निकालो जरा अपने पास 99, समरी बुक में आओ पेज नंबर 99। एक बार हम जरा क्विकली रेशियो को रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। पेज नंबर 99, क्या पता एक आध पेज आगे पीछे हो, थोड़ा चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 99 ही होगा। मिल गया सबको? आइए, सबका ध्यान अपनी अपनी बुक्स पे हो। मैं कुछ एक आध चीज अगर लिखवाऊं तो आप बुक पे लिख लेना, मतलब इससे आपको एक डेमो मिल जाएगा कि चैप्टर रिवाइज करना कैसे है। जिन बच्चों ने अकाउंटिंग रेशियो कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा अब रिवाइज कर लेना। भाई अकाउंटिंग रेशियो के अंदर सबसे पहले 4 प्रकार की रेशियोज की कैटेगरी बनी हुई है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी,
टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियोज को हम शॉर्ट टर्म रेशियो भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म रेशियो पे स्टार लगा लो। कल को पेपर में पूछ ले विच आर लिक्विडिटी रेशियोज, या वो क्या कंपेयर करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कंपेयर करते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो वो लोग मान के चलते हैं। इन रेशियो को निकालने की जो यूनिट है R:1। व्हाट इज R:1? हमने पढ़ा था कि जब भी आप रेशियो निकालोगे तो इस टू क्या आना चाहिए, 1। मतलब अगर आपका आंसर 5:2 है तो गलत है, आप इसको लिखोगे 2.5:1 तो ये सही माना जाए। ओके, यहां पे कितनी रेशियो आती है? एक आती है करंट रेशियो। करंट रेशियो का ही दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये ध्यान रखना। कल को पेपर में बोल दे वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं है, ये एक अलग चीज है। ये खाली वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात है, CA/CL होगा। इसकी आइडल रेशियो 2:1 है। मैंने जहां जहां आइडल रेशियो लिखा हुआ है वो 1 मार्क के क्वेश्चन है। कल को पूछ ले आपसे कि आइडल रेशियो करंट रेशियो का कितना होता है, तो 2:1 है। इसी के साथ लिख लो, ये आइडल रेशियो बैंक के लिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 1.33:1 होगा। मतलब अगर करंट रेशियो आपसे पूछी जा रही है नॉर्मली कितनी होती है, तो 2:1 होती है। पर वही करंट रेशियो अगर आपसे पूछ ले कि बैंक के लिए कितनी होती है, तो 1.33:1 होती है। 1 मार्क में कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। ओके, इसी की तरह जो दूसरी आपने पढ़ी थी वो थी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसकी आइडल रेशियो होती है 1:1। और अगेन वही बात कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह रेशियो बैंक के लिए कितनी होती है, तो इसका आंसर है 0.67:1। पेपर में ध्यान से पढ़ना, आइडियल रेशियो पूछा है या आइडियल रेशियो फॉर बैंक पूछा है। अगर आइडियल रेशियो पूछा है तो जवाब ये है, और आइडियल रेशियो फॉर बैंक पूछा है तो फिर जवाब बदल जाएगा। अरे बात समझ में? आपके सिलेबस में ये कहीं पे दिया हुआ नहीं है, ये मैंने आपको फिर भी बता दिया क्योंकि एक सैंपल पेपर में मैंने ये देखा क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये चीज बता दी। नीचे ये क्विक रेशियो नहीं है, ये क्विक एसेट है, ये ठीक कर लेना, ये क्विक एसेट है। ये क्विक रेशियो नहीं, क्विक एसेट है। क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर? यहां पे स्टॉक पे मैंने स्टार लगा रखा है और नीचे मैंने बताया ये कौन सा स्टॉक है, तो ये हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होता है। मतलब जब आप क्विक एसेट्स को निकालने जा रहे हो और आप करंट एसेट से स्टॉक माइनस करोगे, तो वो स्टॉक कौन सा स्टॉक होगा? वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा, ना एवरेज ना ओपनिंग। वो कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। इसी में नीचे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? CA-CL। इसके बाद जो नीचे मैंने ये आपके पास दिया हुआ है, ये आपके 1 मार्कर है, पढ़ो। अगर लिक्विडिटी आपसे पूछ ले क्या होता है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स। हम अपने शॉर्ट टर्म कर्जों को पे करने के कितने काबिल है। और यहां पे एक टर्म दिया हुआ है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। ये टर्म अगर आपसे पेपर में पूछ ले लिक्विडिटी ज्यादा अच्छे से किससे पता चलती है, तो आंसर क्विक रेशियो है, करंट रेशियो से नहीं। हालांकि लिक्विडिटी के अंदर करंट और क्विक रेशियो दोनों आते हैं, पर लिक्विडिटी का जो बेहतर इंडिकेटर है वो क्विक रेशियो है। तो ये ध्यान रख के चलो, कल को पूछ ले तो पता होना चाहिए। नीचे कुछ नोट्स हैं लिक्विडिटी रेशियोज के, जो कि ये नोट्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सीधा अपने पास रीड करते हुए चलना। सबसे पहले जब करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालते हैं, तो जो आप उसमें डेटर लोगे वो आप आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन लोगे। इसका मतलब अगर आपको डेटर दिया है और प्रोविजन भी दिया है, तो डेटर से प्रोविजन हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी आपने वो लेनी। ध्यान रहे, करंट रेशियो क्विक रेशियो निकालते वक्त अगर डेटर प्रोविजन दोनों दिया है, तो डेटर में से प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है आपने वो वैल्यू लेके चलो। दूसरा पॉइंट, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट, ये हमने कल पढ़ा था। ये किसका पार्ट है? इन्वेंट्री का। ये इन्वेंट्री में आता तो है, पर रेशियो निकालने के लिए नहीं लेंगे। मतलब ऑल्दो दीज टू थिंग्स आर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, बट अगर मैं ये रेशियो निकाल रहा हूं, चाहे करंट रेशियो निकाल रहा हूं या क्विक रेशियो निकाल रहा हूं, तो उसके अंदर मैं इस इन्वेंट्री में ये पार्ट नहीं कंसीडर करूंगा। हालांकि क्विक रेशियो के अंदर तो इन्वेंट्री आती ही नहीं है। करंट रेशियो भी अगर आप निकाल रहे हो तो उसमें हम ये दोनों चीजें लेके नहीं चलेंगे। इसका मतलब इन्वेंट्री में सिर्फ 3 चीजें आएंगी, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड या कोई स्टॉक। ये जो लूज टूल स्पेयर पार्ट हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना, अगर पूछ रहा है कि लूज टूल स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री होते हैं, तो हाँ होते हैं। लेकिन अगर लूज टूल स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, तो नहीं होते। करंट रेशियो निकालते वक्त हम इनको इग्नोर करते हैं। और नीचे आए अगला, इसी में अपने पास बोल रहा है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के साथ स्टार लगा लो, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अगर पेपर में आपसे बोल देता है कि लॉन्ग टर्म रेशियो निकालो, तो वो सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर रहा है। शॉर्ट टर्म निकालने को बोल रहा है, तो फिर आपने अपने पास करंट या लिक्विड निकाल लिया। ये रेशियो भी R:1 में निकलती है। ये सारी रेशियो के नाम में ही आंसर होते हैं। जैसे पहला डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला होगा डेट अपॉन इक्विटी। आइडल रेशियो इसकी भी 2:1 है।
यहां पे डेट का मतलब क्या है मैंने बता रखा है, डेट का मतलब एनसीएल है, नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी में कल क्या क्या आता है हमने पढ़ लिया। इसमें हमने पढ़ा था दो मेन चीजें हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये कल हमने पढ़ा था। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, और हमने कल पढ़ लिया था शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, एक शेयर कैपिटल और एक क्या आता है, रिजर्व सरप्लस, ये हमने कल पढ़ लिया था। इसके नीचे दूसरी रेशियो अपने पास है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगेन नाम में आंसर है टोटल एसेट अपॉन डेट्स, ध्यान रखना सिर्फ डेट्स है। इसके साथ यही नीचे लिख लो टोटल एसेट टू टोटल डेट रेशियो, ये अलग होता है। अगर टोटल एसेट टू डेट बोल रहा है तो टोटल एसेट अपॉन डेट आएगा, पर टोटल एसेट टू टोटल डेट बोल रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टोटल एसेट अपॉन टोटल डेट्स आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेट अलग चीज है और टोटल डेट अलग चीज है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से जवाब देना, ठीक है भाई। टोटल डेट सबको पता है क्या होता है, टोटल डेट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, जबकि डेट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अगला फिर कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ईटी, ये ईटी हाईलाइट कर लो। स्पेलिंग में जो ईटी आता है उससे पता चलता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ऐसे याद रखना। इसमें मैंने लिख दिया है ये रेशियो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो कल को अगर आप ये रेशियो परसेंटेज में निकाल दोगे तो वो भी चल जाएगा, हालांकि परसेंटेज में नहीं निकालो तो भी अच्छा है, बट अगर निकाल दोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट, ये रेशियो न्यू ऐड हुई है, अब न्यू है तो पेपर में आने के चांस बनते हैं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ध्यान रखना, इक्विटी प्लस डेट, ये हमने पढ़ा है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का और होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये भी एक फॉर्मूला है जो बैलेंस शीट के की स्किल से हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है। इसी में नीचे है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। अब इसकी आइडल रेशियो आपकी बुक में नहीं है तो कहीं पे लिख लेना 7 टाइम्स होता है। कहीं कोई पूछ ले कि भाई आइडल रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होता है, इवन अगर बिजनेस स्टडीज में भी पूछ ले तो ध्यान रखना ये 7 टाइम्स होता है। नीचे कुछ फॉर्मूले अपने पास ये वाले, याद करो क्या होता था, सबसे पहले कंपनी का पीबीआईटी आता था, उसमें से इंटरेस्ट जाता था तो आता था पीबीटी, फिर पीबीटी में से टैक्स जाता था तो फाइनली क्या निकल के आता था, पैट। मैंने आपसे कहा था पैट को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और मैंने आपसे कहा था पीबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। अब अगर आपको पीबीटी निकालना है तो पैट के अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, टैक्स। और पीबीटी निकालने का एक फॉर्मूला ये भी था जो ज्यादा यूज करते थे हम, कि पैट को 100 माइनस टैक्स परसेंटेज से क्या कर दें, डिवाइड, तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, पीबीटी। और अगर अब इसी पीबीटी के अंदर हम अपने पास अपना इंटरेस्ट जोड़ दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, पीबीआई, ठीक है भाई, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। नीचे मैंने यही चीज आपको जो है बना के भी दे दी है, इसको इनकम स्टेटमेंट अपने पास बोलते हैं, नीचे मैंने बना के दे दिया। इसी में नीचे ये एक बैलेंस शीट का की स्किल है, इस पे आ जाओ, जो हमने क्लास के अंदर काफी बार अपने पास जो पढ़ा हुआ है। एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, तो टोटल एसेट्स आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में इक्विटी होता है, डेट होता है, करंट लायबिलिटी होता है, ये टोटल इक्विटी लायबिलिटी है, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। अब अगर मैं इक्विटी और डेट को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर मैं डेट और करंट लायबिलिटी को जोड़ दूं तो अभी बताया था क्या बन जाएगा, टोटल डेट्स। जरा सामने ध्यान देना और बताना, बोलो मैंने नॉन करंट एसेट लिए, उसमें करंट एसेट जोड़ा तो क्या बन गया, टोटल एसेट्स। अब जो ये टोटल एसेट बना वही ये बन गया, और इसमें से मैंने करंट लायबिलिटी को हटा दिया तो बच के क्या आया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे बच के आ गया, क्योंकि सिर्फ इतना ही बचा। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं लिख दूं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सोचो दिस प्लस दिस, ये बन गया, और इसमें से क्या हटा दिया, करंट लायबिलिटी। अब इसको मॉडिफाई करो, नॉन करंट एसेट, ये सीए माइनस सीएल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तभी मैंने आपसे पहले कहा था कि नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल। आई बात समझ में। इसी तरह से और आगे अगले पेज पे ये एक नोट है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, भाई पेपर में ये नहीं बनाना, मतलब पेपर में की स्किल तुम बनाकर नहीं आओगे, तुम पेपर में ये की स्किल रफ में बना सकते हो, और इसकी मदद से जैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाला ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हो। कहीं भी पेपर में ये मत छाप देना, अगर आप ये पेपर में छाप दोगे टीचर समझ जाएगा कि तुम स्टंट मार रहे हो, वो नहीं करना है। ये सिर्फ रफ में बना के कोई एग्जाम्पल के थ्रू एक फॉर्मूला जो है निकालना है और उस फॉर्मूले को यूज करना है, ओके। और नीचे आए, ये बैलेंस शीट की स्किल कैसे यूज होगा, इसमें मैंने यही डेरिवेशन बताई है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वाली, कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकालना है तो नॉन करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल को जोड़ दो, ये मैंने बताया। तो ये आप घर पे पढ़ सकते हो, हालांकि जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। अच्छा, तीसरी रेशियो हमारे पास थी टर्नओवर रेशियो।
टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं और इसी को एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। ये टाइम्स में निकलती है। इसमें सबसे पहली रेशियो हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहां से रेशियो चैप्टर ऊपर उठ जाएगा, गेम ऊपर जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हम लोगों को पहले से पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कई सारे फॉर्मूले हैं, ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से वो कौन सा पूछेगा वी नेवर नो, बट अगर जो भी पूछ रहा हो आप अपने हिसाब से इसको जो है थोड़ा पढ़ना। आओ जरा देखें। सबसे पहले सीओजीएस की फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसी को निकालने का एक तरीका है कि नेट सेल्स जीपी हटा दो, जो अभी हमने पढ़ा, और इसी को निकालने का दूसरा तरीका है कि नेट सेल में ग्रॉस लॉस जोड़ दो। ये नेट है, इसको ठीक कर लेना। नेट सेल में अपने पास जो ग्रॉस लॉस को जोड़ दो। अब एक नया फॉर्मूला आ रहा है सीओजीएस निकालने के लिए। हम ये भी कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक लें, उसमें परचेज जोड़ें, परचेज से परचेज रिटर्न हटा दें, प्लस कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस करें और माइनस क्या कर दें क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम इतना भी कर देंगे तो भी हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा सीओजीएस। अब इसी फॉर्मूले को हमने रीअरेंज कर दिया, थोड़ा ध्यान देना बेटा। यही सेम ऊपर वाला फॉर्मूला दिस और दिस ये मैंने पहले लिख दिया। पहले ओपनिंग लिख दिया, फिर क्या लिख दिया क्लोजिंग। बाकी सब एज इट इज लिख दिया कि परचेज माइनस में परचेज रिटर्न, ये माइनस से माइनस लगा लेना, परचेज के बाद माइनस में परचेज रिटर्न है, प्लस अपने पास जो वो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस। जब आप फॉर्मूले को इस तरह से रीअरेंज करके लिखते हो तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमारे अकाउंट्स में चेंज इन स्टॉक होता है। तो इसकी मदद से नीचे एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो कि अपने पास बन जाएगा। अब आप इस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की जगह पे लिख दोगे चेंज इन स्टॉक। देखो ये ऊपर येलो कलर क्यों करा गया, इसका थोड़ा ध्यान देना। मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैंने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया है। ये जब आप घर पे रिवीजन कर रहे होगे तो ये मत सोचना सर ने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की जगह पे ये डिक्रीज कैसे कर दिया। तो ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक होता है और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को अकाउंट्स की भाषा में बोला जाता है डिक्रीज इन स्टॉक। अब बाकी सारी चीजें हमने वही रखी है कि भाई परचेज प्लस करो, परचेज रिटर्न माइनस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ो। अब इसके नीचे हमने इसी फॉर्मूले को अपने पास जो है थोड़ा सा और रीअरेंज कर दिया। ध्यान देना, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। मैंने अब डिक्रीज इन स्टॉक जो है वो नहीं लिखा, मैंने पहले लिख दिया परचेज, ये रहा परचेज, परचेज रिटर्न माइनस, परचेज रिटर्न माइनस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस। जो डिक्रीज इन स्टॉक स्टार्टिंग में लिखा हुआ था उसे मैंने एंड में आके लिख दिया और एंड में आके क्या लिख दिया माइनस। भाई एक बात बताओ, अगर ये डिक्रीज इन स्टॉक प्लस है तो फिर इंक्रीज इन स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि स्टॉक बढ़ रहा है या फिर स्टॉक घट रहा है, उसके हिसाब से यही फॉर्मूला हम लोगों ने नीचे लिख दिया है कि अगर परचेज माइनस परचेज रिटर्न करेंगे तो वो क्या बन जाएगा नेट परचेज। नेट परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़े और इंक्रीज इन स्टॉक को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जैसे ओपनिंग से क्लोजिंग हटाते हैं तो डिक्रीज इन स्टॉक आता है, तो उसी तरह क्लोजिंग से ओपनिंग हटाएंगे तो कौन सा स्टॉक आ जाएगा, इंक्रीज। ये भी फॉर्मूला अपने पास कहीं पे आ जाए, एक आध जगह ऐसी शर्मा में यूज हुआ है इसलिए हम लोगों ने इसको यहां पे लिख दिया। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, और एक ये नीचे नोट आप लोगों ने क्लास में भी करा था, लिखा है नो नीड टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है अगर दोनों में से मतलब ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई एक ही चीज गिवन है। याद है ऐसा पढ़ा था हमने, मैंने आपको ये एग्जांपल कराया था अगर याद हो। मान लो ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 0। मैंने आपसे क्लास में पूछा था एवरेज बताओ, तो आपने कहा था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब अगर आप 1 लाख प्लस 0 बाय 2 कर दोगे तो ये तो 50 बन जाएगा। ये गलत है। जब कभी ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई एक ही चीज गिवन होती है, जैसे हमारे यहां पे सिर्फ क्या गिवन है ओपनिंग, तो ये ओपनिंग ही एवरेज होगा। फिर आपने एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। जब दोनों होंगे तो एवरेज निकालना है, दोनों में से कोई एक होगा तो एवरेज नहीं निकालना, जो गिवन है वही एवरेज। ठीक है भाई, ये भी अपने उसमें पढ़ा हुआ है। और कभी कभार सीओजीएस आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ना ही निकाला जा सकता है, उस केस में आप सीओजीएस की जगह पर नेट सेल ले सकते हो। ये हम लोगों ने क्लास में जब पढ़ा था तो मैंने इसको बोला था ये प्लान ए और प्लान बी है। जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक रखना है, लेकिन अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सीओजीएस नहीं है तो जब नहीं है तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नेट सेल। और नीचे अभी भी क्या आ जाएगा अपने पास, एवरेज स्टॉक। ध्यान रखना पहले यही यूज करना है, अगर ये फेल हो जाए तो फिर आप ये यूज कर सकते हो। आपके क्वेश्चन में सीओजीएस नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट नेट सेल उठा लो, पहले चेक करना कि सीओजीएस निकल सकता है क्या। अगर निकल सकता है तो निकाल के फिर आपने यहां पे पुट करना। ठीक है भाई। और देखें इसी में ये कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट का आपने कुछ ट्रीटमेंट सीखा था।
जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो हमने सीखा था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट कैसे निकालें और प्रॉफिट अपॉन सेल कैसे निकालें। अगर मैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ये रहा प्रॉफिट और ये रही कॉस्ट, तो 25 अपॉन 100 कितना परसेंट आ गया? 25%। और अगर मैं प्रॉफिट अपॉन सेल्स निकाल रहा हूं तो ये रहा प्रॉफिट और ये रही सेल्स, तो 25 अपॉन 125 ये कितना परसेंट आ गया? 20%। इसका मतलब अगर आपके क्वेश्चन ने आपको ये दिया हुआ है, ध्यान दें, जीपी रेशियो उसने दिया 30%, ब्रैकेट में लिखा है ऑन कॉस्ट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे सेल्स जो है वो निकाल के दिखाओ। ये सेल्स निकालने के लिए आपको जीपी को सेल्स पे कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये 30% है, जरा बताओ 30% मतलब 30/100, कैंसिल करो, कितना बन जाएगा? 3/10। अगर ये जीपी ऑन कॉस्ट है तो इसका मतलब ये जीपी है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट। अब मेरे को इसी को कन्वर्ट करना है जीपी अपॉन सेल्स, तो जीपी तो अभी भी 3 ही आएगा। बताओ सेल्स कितनी आ जाएगी? 10 की कॉस्ट है, 3 का जीपी है, तो फिर सेल्स कितनी आ जाएगी? 13 आएगी ना भाई। अरे भाई कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो अगर 3 रुपए का प्रॉफिट है और 10 रुपए की कॉस्ट है तो फिर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप ये रेशियो यूज कर सकते हो 3/13 जीपी अपॉन सेल्स के। ठीक है, ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन अपने पास ये वही है जो हम लोगों ने यहां पे किया हुआ है। और ध्यान रखना, जो ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है इसको अकाउंट्स में बोलते हैं मार्कअप, और जो प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है इसको अकाउंट्स में बोलते हैं मार्जिन। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं जीपी मार्जिन तो समझ जाना टीचर प्रॉफिट ऑन सेल दे रहा है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं जीपी मार्कअप तो फिर समझ जाना कि मैं आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रहा हूं। ये ऐसे ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये नीचे एग्जांपल में है उससे आपको याद रहेगा। फिर एक था इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसमें भी नीचे एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा और ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स आएंगी। क्रेडिट सेल का मतलब डेटर का ताल्लुक क्रेडिट सेल से है। इसी में नीचे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, उसमें नीचे एवरेज पेबल आ जाएंगे और ऊपर क्रेडिट परचेज आ जाएंगे। सेम वही है जो आपने ऊपर निकाला हुआ। इसमें जो ये वाली रेशियो है इसके नीचे यहां कहीं भी आपके पास जगह एक नोट डाल देना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नीचे ये नोट डाल देना। अभी आपने पढ़ा था कि अगर डेटर गिवन हो और प्रोविजन गिवन हो तो आप डेटर में से प्रोविजन को हटाते हो और वो वैल्यू लेके चलते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप ये वाली रेशियो निकाल रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जब आप ये निकाल रहे हो तो आप डेटर फिर ये वाले लेके चलोगे, मतलब जो ओरिजिनल डेटर होंगे। करंट रेशियो निकालते वक्त प्रोविजन माइनस करते हैं, पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त प्रोविजन माइनस नहीं करते। आया समझ में? नहीं आया? ये देखो, ये डेटर्स मान लो 1 लाख है, मान लो प्रोविजन है 10,000, ये बचा 90। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर आप करंट रेशियो निकाल रहे हो तो ये लोगे, और अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो फिर आप ये लोगे। मतलब कि टर्नओवर वाली रेशियो निकालने के लिए ओरिजिनल डेटर लिए जाते हैं, और करंट रेशियो निकालने के लिए ओरिजिनल डेटर नहीं लिए जाते, उसके लिए जो ये बचे हुए डेटर होते हैं ये लिए जाते हैं। तो प्रोविजन क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि दिया है या नहीं दिया है, और अगर दिया है तो तुम क्या निकाल रहे हो उसके हिसाब से लेके चलो। ओके, देख लिया सबने? इसके अलावा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अगेन ऊपर नेट सेल्स आ जाएगा, नीचे वर्किंग कैपिटल, और फिर ये रेशियो अगेन न्यू आई है। इससे पहले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो नहीं थी, अब ये नेट एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है। नहीं है मतलब एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। ऊपर नेट सेल्स आ जाएगा, नीचे नेट एसेट्स आ जाएगा। नेट एसेट के साथ यही लिख लो, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। नेट एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ये वैसे नीचे इन्होंने दिया, ये पेज अगले में पहुंच गया आपकी बुक में, मुझे पता नहीं अगले में पहुंचा या क्या, एक बार देख लेना अगर अगले में पहुंच गया, हालांकि मैंने नीचे दिया हुआ है। इसी को नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो ही बोलते हैं, और मैंने बता दिया है नेट एसेट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है भाई, इसके बाद ही मैंने कई सारी टर्नओवर रेशियो लिखी है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए लिख लो, जस्ट फॉर नॉलेज। तरीका बड़ा सिंपल सा है, जो भी टर्नओवर रेशियो निकालनी है वो चीज नीचे पहुंच जाएगी। फिक्स्ड एसेट तो नीचे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट नीचे करंट एसेट, टोटल एसेट नीचे टोटल एसेट, और टर्नओवर का मतलब होता है ऊपर नेट सेल आ जाएगा, ये ऊपर नेट सेल। तो टर्नओवर मतलब ऊपर नेट सेल, और नीचे जिस चीज की बात हो रही है वो पहुंच जाएगा। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर किसी एक आध क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। इसका की स्किल भी हमने दिया हुआ है,
टर्नओवर मतलब ऊपर सेल्स, नीचे आइटम आस्क, आइटम आस्क मतलब अगर फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट, करंट एसेट है तो करंट एसेट। इसमें आए सीओजीएस में हमने पढ़ा था एक डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है, ये हमने क्लास में पढ़ा था। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है सारे वो खर्चे जो गुड्स बनाने के लिए हो रहे हैं या फिर गुड्स को लाने के लिए हो रहे हैं। गुड्स बनाने के लिए क्या क्या खर्चा होता है, वेजेस, फ्यूल, हीटिंग, स्टोर कंज्यूम या एक्साइज ड्यूटी। गुड्स को लाने के लिए क्या क्या खर्चा होता है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, लोडिंग, अनलोडिंग, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी। ये सारे के सारे खर्चे वो हैं जो गुड्स को लाने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और अगर आप अपने टोटल खर्चों में से डायरेक्ट एक्सपेंस को हटा दो, मतलब इनके अलावा जो भी खर्चे हैं, तो वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट। जैसे एक एग्जांपल से बोलूं, जैसे मैंने कहा सैलरी। अब सैलरी ना तो इस लिस्ट में है ना इस लिस्ट में है, तो सैलरी पक्का कौन सा खर्चा हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने कहा रेंट, ना रेंट इसके अंदर आ रहा है ना रेंट इसके अंदर आ रहा है, तो रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मैंने कहा बेड डेट्स, बेड डेट भी ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो बेड डेट भी अपने पास जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो लास्ट रेशियो है, ये हमेशा परसेंटेज में निकलती है। ये लिख लेना परसेंटेज के साथ जो है परसेंट पॉइंट्स। परसेंटेज को अकाउंटिंग भाषा में परसेंट पॉइंट्स बोलते हैं, परसेंट पॉइंट्स। ये कहीं पे लिख लेना अपने पास, कहीं काम आया तो ये पता रहे आपको। परसेंटेज को परसेंट पॉइंट्स भी कहते हैं। फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं, जिस चीज की रेशियो निकालनी है नीचे नेट सेल आ जाएगा, ऊपर वो आइटम आ जाएगा। जैसे जीपी रेशियो निकालनी है तो ऊपर जीपी नीचे नेट सेल। जैसे एनपी रेशियो निकालनी है, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो अगेन ऊपर नेट प्रॉफिट नीचे नेट सेल। यहीं पे एरो के साथ लिख लेना नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पीछे पढ़कर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट के मैंने यहां पे फॉर्मूले दो दिए हुए हैं, ये अभी नहीं पढ़ने, बाद में पढ़ेंगे। फिर नीचे अपने पास है ऑपरेटिंग रेशियो, अगेन ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट नीचे नेट सेल। ध्यान रहे नीचे नेट सेल आएगा और ऊपर अपने पास जो है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट या जो भी चीज बोल रहा है वो आ जाएगी। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के भी मैंने फॉर्मूले दिए हुए हैं, अभी इसका भी काम नहीं है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे नेट सेल इंटू 100। और लास्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक नई चीज है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। इसके साथ लिख लेना, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये वैसे दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। ये हायर दी बेटर है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। और ये ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों जोड़ दें तो 100% बनेगा। ये भी किसी किसी पेपर में 1 मार्क में दिया हुआ है कि दोनों रेशियो का जो सम अपने पास है वो कितना है, तो वो 100% है। इस पे आए, लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है एक्सपेंस चार्ट, इस पे आओ। एक्सपेंस चार्ट पे देखो जी बेटा, बिजनेस में खर्चे दो प्रकार के हैं, एक वो जो बिजनेस के लिए होते हैं, एक वो जो बिजनेस के लिए नहीं होते। जैसे कोई खर्चा मैं बोलूं सैलरी, सैलरी बिजनेस के लिए होती है क्योंकि बिजनेस के लिए हम सैलरी का खर्चा कर रहे हैं। पर अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का खर्चा बिजनेस का नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट तो हम इसलिए पे कर रहे हैं कि हमने लोन लिया था, लोन नहीं लिया होता तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो ऐसा खर्चा जो बिजनेस के लिए हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ऐसा खर्चा जो बिजनेस के लिए नहीं किसी और वजह से हो रहा है, मतलब उससे मेरा बिजनेस इंपैक्ट नहीं होने वाला। भाई मैं बैंक को इंटरेस्ट दूं या ना दूं, उससे मेरे बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरी पढ़ाने की क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये सब एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट आता है जिसका मतलब इंटरेस्ट है, और सिर्फ इसमें अबनॉर्मल लॉसेज आते हैं जिसका मतलब है लॉस बाय फायर एटसेट्रा, ये सब नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो सबसे पहले आपके जो खर्चे हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक है बिजनेस वाले और एक है नॉन बिजनेस वाले। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो अपने पास है, अब ये भी दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ये दिमाग में चार्ट रेडी रखना भाई, एक्सपेंस दो पार्ट में बटे, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग भी दो पार्ट में बट गया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो अगर तुमसे बोल रहा है कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, तो ध्यान रखना तुम्हें ये खर्चे लेने हैं। अब सोचना इन खर्चों में ये भी लेना है और ये भी लेना है, ऐसे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपेंस जब तक नहीं पता होगा तब तक मजा नहीं आने वाला। ये चार्ट कहीं पे अगर वहां पे जगह तो ये लिख लो, एक्सपेंसेस मोटा मोटा ऑपरेटिंग होता है नॉन ऑपरेटिंग होता है। फिर ऑपरेटिंग के भी दो पार्ट हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो अगर आपसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ, तो आपने मुझे डायरेक्ट भी बताने हैं, आपने मुझे इनडायरेक्ट भी बताने हैं।
मैं आपसे कह रहा हूं मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाले एक्सपेंस बताने हैं जो आउटसाइड एक्सपेंस है। ठीक है भाई, ये ऑल दो चार्ट में अपने पास गिवन होगा, बट ये सिंप्लीफाई करके मैंने बताया हुआ है। ये रहा की स्किल फॉर एक्सपेंसेस। आपने हमेशा वो एक्सपेंस देखने हैं जो कि पूछे गए हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस को आप लोग अपने पास जो क्या कर दो, इग्नोर। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे डायरेक्ट खर्चे बताओ, तो आपने फोकस सिर्फ इस पे रखना है, सिर्फ इस पे, बाकी सब भूल जाओ कि नॉन ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, सब दिमाग से निकाल दो। सिर्फ डायरेक्ट के बारे में सोचो। डायरेक्ट खर्चा वो होता है जो गुड्स बनाने के लिए या लाने के लिए। मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ, तो ऑपरेटिंग मतलब धंधे के एक्सपेंस। अब धंधे के मतलब कि गुड्स बनाने का खर्चा, लाने का खर्चा, गुड्स भेजने का खर्चा, ये सब मतलब सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। बस दो खर्चे छोड़ के जो मैंने आपको बताया, एक तो इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग होता है, एक आपके अबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप बताओ मैंने डोनेशन करी किसी संस्था में या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, ये मैंने डोनेशन करी है, क्या डोनेशन करना मेरा खर्चा है? तो ये तो सही है, यस खर्चा तो है। अब बताओ क्या ये खर्चा ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? क्योंकि डोनेशन करने से मेरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ये नॉन ऑपरेटिंग है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये अलग कैटेगरी में चला गया। मान लो मैंने डोनेशन नहीं करी, गौर करना, मैंने चैरिटी कर दी, या चैरिटी से भी अच्छा वर्ड है, मैंने फ्री सैंपलिंग के लिए अपने गुड्स दे दिए। मतलब कि मैंने जैसे अपनी किताब छपवाई है तो मैंने अपनी किताब लोगों में फ्री में बांट दी, फ्री सैंपलिंग कर दी। तो क्या ये भी खर्चा है? हाँ ये भी खर्चा है। क्या अब ये खर्चा ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग इसलिए क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट हो चुका है। अब ये सोचो अगर ये ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि ये खर्चा गुड्स बनाने के लिए या लाने के लिए नहीं हो रहा, ये खर्चा गुड्स को बेचने के लिए हो रहा है। तो ये खर्चा फिर किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट। इसलिए एक्सपेंसेस चार्ट अपने दिमाग में रखना, कल को कौन से एक्सपेंस पूछ लें आपको पहले से जो पता होना चाहिए। यही नीचे हम लोगों ने इसमें चार्ट में भी बता रखा है, आप इसको भी अपने पास यूज कर सकते हो। बस इसमें ये चीज अपने पास आपको याद रखनी है। ये देखो एक फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थोड़ा ध्यान देना इस पे। मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है। और सीओजीएस को भी खोलो, सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न हटाते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्या, क्लोजिंग स्टॉक। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं सीओजीएस लूंगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहां आ गया। अब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लूंगा और डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहां से ले लूं, तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितनी बार काउंट हो गए, दो बार। बात समझ में आई? तो जब आप ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हो तो ध्यान रखना सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंस आ चुके हैं, तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आप डायरेक्ट एक्सपेंस फिर से नहीं काउंट करोगे। व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, अगर टीचर पूछ ले पेपर में 1 मार्क के लिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो हाँ होता है भाई। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? यस है। पर क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होगा? तो नहीं होगा। उसका जवाब क्या है, क्योंकि ये यहां इसलिए इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि ये पहले ही इंक्लूड हो चुका है। किसमें इंक्लूड हो चुका है? सीओजी। आई बात समझ में? इसी चीज को मैंने वहां पे बुक में नोट में दिया हुआ है, अगर वो नोट नहीं समझ में आया तो ध्यान रखना। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों के लिए कि सीओजीएस में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ो। क्योंकि अगर मैं यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखता हूं तो आपका दिमाग वही कहेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लेने। तो मैंने ये ना लिखा, मैंने सीधा ये लिख दिया कि सीओजीएस में खर्चे ही कौन से जोड़ने हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इसलिए नहीं जोड़ने क्योंकि वो किसके अंदर जुड़ चुके हैं, सीओजी। तो डबल काउंटिंग ना हो जाए इसलिए हम लोग वो खर्चा सिर्फ एक ही बार लेके चले। ये ध्यान रख के चलना। जहां पे आपका ये वाला नोट खत्म हो रहा है या रेशो चैप्टर खत्म हो रहा है, उसमें ये वाला नोट अपने पास कहीं पे बना लो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सीओजीएस में भी डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि वहां पे आ चुके हैं तो यहां पे नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना, कल को पेपर में अपने पास इसमें से कोई चीज आ जाए तो आपको पहले से पता हो। आओ जी, 28वां जो क्वेश्चन अपने पास है उस पर आ जाओ। पेज नंबर 8 पे, एसी शर्मा, पेज नंबर 8, 28वां क्वेश्चन। और है पेज नंबर 6834। ठीक है, ये फोल्ड कर देते हैं।
चलें जी, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोल रहा है डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है, डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है 3:1। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, डेट अपॉन इक्विटी। तो आपने इसमें अज्यूम करना होगा, अज्यूम करो अगर डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है तो मान लो कि डेट कितने हैं, 3 लाख, और उसी तरह से मान लो कि इक्विटी भी कितना है, 1 लाख। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा भी हो सकता है 3 करोड़ या 1 करोड़ या 30,000 और 10,000, पर कोशिश करना फिगर किसमें माननी है, लैक्स में। अब पढ़ो, नीचे कह रहा है कि कुछ पॉइंट दे रहा है, आपने बताना है इन पॉइंट से आपकी रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए, इशू ऑफ डिबेंचर। हमने डिबेंचर इशू करा, बताओ डिबेंचर इशू करने से डेट में प्रभाव पड़ेगा या इक्विटी में पड़ेगा या दोनों में पड़ेगा। डिबेंचर इशू करने से डेट में प्रभाव पड़ेगा, डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, या इक्विटी में पड़ेगा, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये शेयर होल्डर फंड्स। तो किस में पड़ेगा, डेट में। ये डेट अपॉन इक्विटी रेशियो होती है, ये 3 लाख है, ये 1 लाख है। डिबेंचर इशू करने से डेट बढ़ेगा या कम होगा, पॉइंट पढ़ना, इसने खुद ही बता रखा है 2 लाख से बढ़ेगा। इक्विटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ऊपर तो हो गया 5 लाख, नीचे कितना हो गया, 1 लाख। अब ये रेशियो कितनी हो गई, 5:1। तो पहले जो रेशियो 3:1 थी, अब वो रेशियो कितनी हो गई, 5:1। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इम्प्रूव। ओके, इसी में दूसरा पार्ट पढ़ो, कह रहा है इशू ऑफ डिबेंचर फिर से, लेकिन अब की बार आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो किसको इशू करें, वेंडर को। वेंडर मतलब जिससे एसेट वगैरह खरीदे थे। इसको सिंप्लीफाई कर दो, डिबेंचर इशू भी हो रहे हैं और एसेट आ भी रहे हैं, मतलब किसी से एसेट हमने परचेज किया था। बताओ डिबेंचर इशू होने से अगेन जो डेट है वो बढ़ जाएगा, इक्विटी में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और एसेट आ रहे हैं। बताओ एसेट डेट में आते हैं, इक्विटी में आते हैं, दोनों में आते हैं, किसी में भी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब अगेन यहां पे सेम फंडा चलेगा कि जो डेट अपॉन इक्विटी है, ये 3 लाख, ये 1 लाख, सिर्फ और सिर्फ डेट बढ़ेगा। पढ़ो कितने से बढ़ेगा अपने पास, 3 लाख। तो ये कितना हो गया, 6 लाख अपॉन में 1 लाख, और ये रेशियो कितनी बन जाएगी, 6:1। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा अपने पास। और देखें सी पार्ट, हाँ बोले, इसमें डेट क्यों बढ़ा, क्योंकि डिबेंचर इशू करने से बेटा अपने पास जो डिबेंचर है वो तो इंक्रीज होंगे ना। ये देख, लेकिन वो जो वेंडर को दिया है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर पब्लिक को डिबेंचर दे रहे हैं तो एंट्री होती है बैंक टू डिबेंचर, अगर वेंडर को डिबेंचर दे रहे हैं तो एंट्री होती है वेंडर टू डिबेंचर। दोनों ही केस में डिबेंचर तो इंक्रीज हो ही रहे हैं ना। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी तो बढ़ रही है, क्योंकि फ्यूचर में देखो डिबेंचर रिडीम तो करने पड़ेंगे ना बेटा। हाँ वो अलग बात है कि इसमें पैसा आ रहा है, पैसे की तो हम बात ही नहीं कर रहे, और इसमें वेंडर की जगह पे अपने पास ऊपर हमने ये एंट्री करी होती है एसेट टू वेंडर, तो इसमें एसेट आ रहे हैं। तो इसका कोई काम नहीं है, काम सिर्फ इस चीज का है कि डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर हमेशा उसमें बढ़ते हैं। और पढ़ो सी पार्ट, कह रहा है गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, माल खरीदा उधार पे। बताओ माल अगर उधार पे खरीद रहे हैं, गुड्स, गुड्स किस में आता है, करंट एसेट्स, और क्रेडिट का मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर किस में आते हैं, करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये दोनों चीजों का डेट और इक्विटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये अभी भी 3 लाख रहेगा, 1 लाख रहेगा। रेशियो क्या बन जाएगी, 3:1। आंसर क्या बन जाएगा अपने पास, नो। और देखें डी पार्ट, कह रहा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बताओ इक्विटी शेयर इशू करने से डेट पे प्रभाव पड़ेगा, इक्विटी पे पड़ेगा या दोनों पे पड़ेगा। इक्विटी शेयर इशू जैसे डेट इशू करने से डेट बढ़ता है, ऐसे इक्विटी इशू करने से क्या बढ़ेगा, इक्विटी। इक्विटी अब अपने पास बढ़ गया, पढ़ो वैल्यू उसने दे रखी है 2 लाख। तो बताओ ऊपर तो 3 लाख था ही, नीचे भी कितना आ गया, 3 लाख। रेशियो क्या बन गई, 1:1। तो जो रेशियो पहले आपकी 3:1 थी, अब वो रेशियो क्या हो चुकी है, 1:1। अगेन इसका जो आंसर अपने पास है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कि अपने पास जो है कम हो गई रेशियो। आपके पेपर में अगर रेशियो के क्वेश्चनों में इस तरह से चॉइस हो कि या तो इंक्रीज डिक्रीज करना है या नीचे कुछ सॉल्व करना है, तो कोशिश करना कि इंक्रीज डिक्रीज वाला जो क्वेश्चन है वो कर लो, इसका फायदा होता है। ये 1 मार्क के 4 पार्ट है, तो अगर एक पार्ट गलत हो भी गया तो बाकी 3 के नंबर मिलेंगे। पर मान लो इसकी जगह पे आपने दूसरा क्वेश्चन करा जिसमें लेट से नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है,
आपने इसमें फॉर्मूला लगाया नेट सेल अपॉन में नेट एसेट, एक भी चीज गलत हो गई तो 4 के 4 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरा एक क्वेश्चन है, उसमें स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती। ये चैलेंज होता है रेशियो में कि भाई एक चीज गलत निकाल दी, वो नीचे तक गलत होता जाएगा। लेकिन जो इंक्रीज डिक्रीज वाले जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में हर पार्ट अलग है, तो आप हर पार्ट अलग अलग सॉल्व करोगे तो उसके मार्क्स आपको अलग मिलेंगे। लेकिन सावधानी से, आप ये सिर्फ तब करना जब आपको इसके लिए आपके जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग है। कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मुले पढ़े हैं, फिर आप यही रेशियो निकाल। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा नो चेंज रहता है, ऑलवेज नो चेंज। कहीं कॉपी में लिख लेना ये चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कभी कोई चेंज आता ही नहीं। मतलब आप माल खरीदो या माल बेचो या माल किसी को दान में दे दो या माल चोरी हो जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, नेवर। ये ध्यान रखना। तो आपके पास कोई भी ऐसी रेशियो आ जाए जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज होता है, ध्यान रखना ये कभी चेंज नहीं हो सकता, नेवर। क्योंकि अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन में बनाऊं जिसमें ये चेंज हो जाए, वो एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। इसका रीजन बताता हूं। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप अपना दिमाग चलाओ। मैंने कहा गुड्स परचेज करे, गुड्स खरीदे, बताना ये गुड्स खरीदने पे ओपनिंग स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा, परचेज पे पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस पे पड़ेगा या क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ेगा? बिल्कुल सही, गुड्स परचेज करने पे आपने कहा कि परचेज पे प्रभाव पड़ेगा, तो परचेज बढ़ जाएंगे, पर दुकान का माल भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम माल खरीद के आए तो रखोगे तो दुकान में ही। तो अगर तुमने माल खरीदा, परचेज तो बढ़ गया, पर दुकान में जो क्वांटिटी ऑफ माल होगी वो भी तो बढ़ गया। एक आइटम प्लस का बढ़ा, एक आइटम किसका बढ़ गया? माइनस। तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या चेंज आया? नो चेंज। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है जहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाए, हर जगह पे ये सेम ही रहता है। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट दे दिया, चेंज कर दिया, मैंने कहा वेजेस पेड। अब बताओ वेजेस देने से इसमें चेंज आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा? वेजेस किस में आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेजेस देने से डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, पर वेजेस आपने किसके लिए दी होगी? गुड्स बनाने के लिए। तो जब वेजेस दोगे, गुड्स बन के रेडी भी तो हो जाएगा, और जब गुड्स बन के रेडी हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो गया? मैंने किसी लेबर को अपनी किताब छापने के लिए पैसे दिए, तो वो तो वेजेस हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ गए, पर किताब छप के रेडी भी तो हो गई। जब किताब छप के रेडी हो गई तो क्लोजिंग स्टॉक फिर से क्या हो गया? बढ़ गया। फिर से एक प्लस का आइटम बढ़ गया, एक माइनस का आइटम बढ़ गया, तो अगेन आंसर क्या हो गया? अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं। ये दो आइटम नेवर चेंज, नेवर एवर। एक पेपर में इसका क्वेश्चन आया है, कह रहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के रीजन लिख दो, कब कब चेंज हो सकता है। तो वो तब चेंज हो सकता है जब एवरेज स्टॉक चेंज हो जाए, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक है। ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो किस में चेंज हो सकता है? जब एवरेज स्टॉक चेंज हो जाए। सारी बात समझ में? तो कहीं पे लिख लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड जीपी नेवर चेंजेस। ये कभी भी नहीं बदल सकते, ऑल्दो बदल सकते हैं पर आपके सिलेबस में कभी नहीं बदल सकते, ये हमेशा सेम रहेंगे। इसी का 29, एक 29 क्वेश्चन इसमें देख लो भाई। ये कैसा कैश फ्लो का है, ये वही पेज है ना, कौन सा पेज? नंबर 8। ये पेज नंबर 8 पे जो 29 क्वेश्चन है, एक मिनट देख लो। कह रहा है भाई सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, ये समझ में आया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो कैश है और कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है। अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी बेची तो ये कम हो गया और पैसा आ गया, तो अल्टीमेटली ये तो नो फ्लो है। स्टेटमेंट 2, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। ये फॉल्स है। जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह दिए उसके बदले हमें कुछ मिलता थोड़ी ना है। और ये मत कहना कि लोन मिलता है, मुझे समझ में आ रहा, आप कहोगे लोन मिलता है, पता नहीं एंट्री याद है या नहीं। भूमिका ये एंट्री याद कर, लोन ना मिलने की ये एंट्री होती है, बैंक टू बैंक लोन। और डिबेंचर देने के लिए हम यहां पे लिखते थे डिबेंचर सस्पेंस, तो अल्टीमेटली डिबेंचर देने के लिए पैसा थोड़ा ना मिला। तो जो सेकंड वाली एंट्री वो बोल रहा है इनफ्लो है, वो इनफ्लो नहीं है, वो नो फ्लो है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये देख ले, ये ऑप्शन कहां पर है, वो आंसर होगा। चलो जरा मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन मैंने निकाल रखा है, करके दिखाओ। हाँ, पॉइंट नंबर पेज नंबर है 68, क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा पार्ट। पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा पार्ट। किसका बेटा? सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल
विल रिजल्ट, उसने बोला इन इनफ्लो ऑफ कैश। हर्षिता बता, जो डिबेंचर हमने एज अ कोलेटरल दिए उसके बदले हमें पैसा थोड़ा ना मिला बेटा, तो इनफ्लो कैसे हो सकता है? मतलब ये मत कह दियो कि सर वो बैंक का लोन मिल गया, बेटा वो बैंक का जो लोन मिला वो लोन की वजह से मिला है, वो डिबेंचर की वजह से नहीं मिला। मिल गया भाई? आओ पेज नंबर 68 पे, 68 पे थोड़ा ट्राई करना जरा। सबसे पहले तो ये बताओ, यहां पे तुम अज्यूम करोगे डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 0.3:1, जरा बताओ अज्यूम क्या करें, डेट कितना लेंगे? मान लो अगर डेट 3 लाख है तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लूंगा? 10 लाख या 1 लाख? भाई ये ऊपर 0.3 है, ये समझ में आ रहा है? तो मतलब ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। और हजारों में फिगर मत लेना कभी भी, जितनी फिगर लो लाख में लेना, क्योंकि नीचे पढ़ो तुम्हारी जितनी ट्रांजेक्शन दे रखी है सब लाख में है। सारी बात समझ में? तो अगर आप हजारों में फिगर ले लोगे तो आंसर नेगेटिव आएंगे, इसलिए सारी फिगर लैक्स में लेना, और करोड़ में भी नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, एक एक पार्ट उठाओ। पहला पार्ट कह रहा है इक्विपमेंट बेचे 10 लाख वाले 9 लाख में, सेल ऑफ इक्विपमेंट 10 लाख वाला फॉर 9 लाख। करा? जरा बताओ, इक्विपमेंट बेचने से दो चीजें होंगी, एक तो इक्विपमेंट की बात हो रही है, एक बात हो रही है कैश की। कैश समझ में आ रहा है? बेचेंगे तो आएगा क्या? कैश। क्या कुछ और भी बात हो रही है? निकम्मो लॉस की बात हो रही है। 10 लाख की चीज अगर 9 लाख में जा रही है तो 1 लाख का क्या हो रहा है? लॉस। अब एक बात बताओ, इक्विपमेंट का तो डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि डेट का मतलब डेट है और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेट प्लस इक्विटी है। इक्विपमेंट तो कहीं नहीं आने वाला, कैश भी डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में कहीं नहीं आएगा। लेकिन जो लॉस है ये आपका शेयर होल्डर फंड में, हाँ शेयर कैपिटल है उसमें रिजर्व सरप्लस में यहां पे आ जाता है। अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अगर डेट प्लस इक्विटी है तो इक्विटी के अंदर क्या आता है? रिजर्व सरप्लस। तो लॉस की वजह से आपका रिजर्व सरप्लस क्या हो जाएगा? कम, और उसकी वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या हो जाएगी? एज ऑन में। तो बताओ अगर ये 3 लाख है और ये 10 लाख है, 10 की चीज तुमने 9 में बेची है, तो नुकसान कितने का हो रहा है? 1 लाख। उस 1 लाख का नुकसान होने से आपकी जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1 लाख से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बताओ आंसर क्या बन गया? 3 लाख तो था ही, नीचे क्या आ गया? 9 लाख, और 3 लाख बाय 9 लाख मतलब 0.33:1 बन गया। पहले 0.3:1 था, पहले ये था, अब क्या बन गया? 0.33:1। तो आंसर इंप्रूव हो गया रिड्यूस हो गया? रिड्यूस बोल रहे हैं भैया, बेशरम है, एक नंबर के बेशरम है। मतलब मैं सोचता हूँ कि पता नहीं तुम्हारे पास मैथ्स है या नहीं है, लेकिन तुम ये साबित करने में लगे रहते हो कि मैथ्स हो या ना हो फर्क ही क्या पड़ता है, तो भेजे में तो घुसनी नहीं है। अरे निकम्मो, ये 0.3:1 है, ये आंसर निकल के आ रहा है 0.33:1। रिड्यूस कैसे दिख रहा है ये मतलब संख्या भी बढ़ रही है। अबे 3 का मतलब 30 और 33 मतलब 33 ज्यादा होता है ना, नहीं समझे भाई? बाकी में नहीं आ रहा कि 0.33:1, सच में नहीं आ रहा भैया, तो दुखी कर दिया है तुमने बिल्कुल। 3 लाख अपॉन 10 लाख और 3 लाख बटा 9 लाख, मतलब तुम ये देख रहे हो कि ये 9 कम है, अच्छा तो ये रिड्यूस होगा, तुम्हारा गणित ये कह रहा है। अरे पापियों इसको सॉल्व करो, ये 0.3:1 और ये 0.33:1, तो ज्यादा है ना ये। अच्छा देसी एग्जाम्पल से समझाते हैं बेटा, 10 में से 3 नंबर आए और 9 में से 3 नंबर आए, तो पास किस में हो गए? अरे भैया भैया भैया, इसमें भी हो गए। अबे 100 में से 30 नंबर आए और 90 में से 33 नंबर आए, पास किस में हो गए? 33 वाले में पास हो गए। क्यों? क्योंकि 90 का जो 30% वो 27 होता है, यहाँ 27 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 33% वाला पास होता है ना, ये 30% वाला कहां से पास हो रहा है? मतलब ये ज्यादा है ना, मतलब उसको रिड्यूस बोल रहे हैं यार। मतलब पूरा आंसर सही निकाल दिया, आखिरी में आगे अपने पास ये काम कर रहे हो बैठ के, ये इंप्रूव है इसका आंसर। मैथ्स छोड़ दो सारे बच्चे, चलो हाँ छोड़ दो मैथ्स अपने, बेकार तुम्हारा मैथ्स पढ़ने को वो नहीं है, मतलब नहीं है। आओ दूसरा करो, दूसरा पार्ट करो। लिखो, कह रहा है गुड्स खरीदे हैं 1 लाख के और 15 महीने का क्रेडिट पीरियड है, ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ की है। ये वाला पॉइंट जरा होल्ड पे रखो, इसके लिए मुझे एक पॉइंट समझाना पड़ेगा पहले, चलो समझा ही देते हैं। ये कुछ ऐसा याद है तुमने ईआरपी पढ़ा था, ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा था, याद है कुछ ऐसा? मान लो ये 9 महीने है, ये 12 महीने है और ये 15 महीने।
और ऑपरेटिंग साइकिल ये 18 महीने है, ये 8 महीने है और ये 14 महीने है। एक केस और लिख लो, ये 15 महीने है और ये 19 महीने। चलो जरा बताओ इसमें कौन करंट है और कौन नॉन करंट है। ये लो जी, यहाँ पे लिख रहे हैं करंट या नॉन करंट। पहले ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये याद है, करना आता ही है, ये कहाँ से आता है तुम्हें? 30-33 नहीं पता, ये कैसे आता होगा? तो पहले अब सीख लेते हैं इसको। भाई सबसे पहले ये चेक करो कि ईआरपी अप टू 12 मंथ्स है। अगर ये यस है तो आंसर करंट है। अब ढूंढो ईआरपी 12 महीने तक कहां तक है, ढूंढो। इसमें ईआरपी 12 महीने तक है, मतलब आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, करंट। इसमें भी ईआरपी 12 महीने तक है, तो आंसर क्या हो गया, करंट। ईआरपी का मतलब होता है पेमेंट पीरियड या कलेक्शन पीरियड, इसको बोलते हैं ईआरपी, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन पीरियड। तो अगर ये 12 महीने तक है फिर चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर करंट होगा। लेकिन अगर ये ईआरपी बियॉन्ड 12 मंथ है, बियॉन्ड 12 मंथ की हिंदी क्या है कि 12 महीने से ज्यादा है। जैसे देखो यहां ज्यादा है 12 महीने से, तो आपको चेक करना है कि क्या ये अप टू ऑपरेटिंग साइकिल तक है या ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल तक है तो आंसर करंट है, और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन करंट। जैसे ये चेक करो, यहां ईआरपी 12 महीने से ज्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है, तो ये आंसर क्या होगा, नॉन करंट। यहां ईआरपी 12 महीने से ज्यादा है पर ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, करंट। अब अपनी बुक में जरा ये सेकंड पॉइंट पढ़ के मुझे बताओ, ये करंट होगा या नॉन करंट होगा, सेकंड पॉइंट पढ़ के बताओ। जब तक सबका एक जवाब नहीं आएगा मैं नहीं जाने वाला आगे। पढ़ो बेटा, पढ़ो उस पॉइंट को। वो बोल रहा है गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे 1 लाख के फॉर क्रेडिट ऑफ 15 मंथ। ये क्रेडिट ऑफ 15 मंथ मतलब पेमेंट 15 मंथ बात करनी है, ये ईआरपी है। और कह रहा ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, 18 मंथ। तो भाई अगर ईआरपी 15 महीने है मतलब 12 महीने के बियॉन्ड चला गया। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल तक है या ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है। तो आपका ईआरपी उसने बोला 15 महीने, ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बोल रहा है, 18 महीने, मतलब ये 12 महीने के बाद तो चला गया पर ये ऑपरेटिंग साइकिल तक ही है, तो ये आंसर करंट होगा या नॉन करंट होगा, करंट। अब करंट से ये समझना कि ये किसकी बात हो रही है, करंट लायबिलिटी। मान लो ये नॉन करंट होता तो फिर ये बात किसकी हो रही होती, नॉन करंट। उसने रेशियो के क्वेश्चन में इसका तड़का डाला है, सोचो जरा इस बात को। कहां चैप्टर 1 की बात है, इतना सा 1 नंबर का पॉइंट और रेशियो के साथ मर्ज करके दे दिया। अब आओ जरा अपने क्वेश्चन में वापस। उसने हमें बोला था डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये हमने 3 लाख अपॉन 10 लाख रखा हुआ है। पढ़ो जरा, कह रहा है आपने गुड्स खरीदे 1 लाख के, आपने कहा था ये करंट है, तो करंट मतलब ये करंट लायबिलिटी होगी। अब बताओ करंट लायबिलिटी क्या डेट में या कैपिटल एम्प्लॉयड में कहीं पे आती है? डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट प्लस इक्विटी होता है, तो दोनों में कहीं भी नहीं आ रही, तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकली मान लो गलती से ये 1 लाख जो है नॉन करंट लायबिलिटी होता, मान लो। अब बताओ अगर आपने गुड्स खरीदे 1 लाख के, वो भी नॉन करंट लायबिलिटी पे, तो इससे आपकी ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती, और कैपिटल इंप्लॉयड भी बढ़ जाती। बोलो क्यों? क्योंकि डेट में तो चेंज आ ही रहा है और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी क्या होता है, डेट होता है। तब बताओ आंसर क्या बन जाता, ऊपर आया था 4 लाख, नीचे क्या आया था अपने पास 11 लाख। वैसे तो आंसर 30% था, पर अब जो ये आंसर है ये 30% से ज्यादा हो गया। अब देखो मैं चेक कैसे कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये 10 लाख और 3 लाख 30% है, लेकिन ये जो 4 लाख और 11 लाख है 30 से ज्यादा है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे ये सर ने इतनी जल्दी सॉल्व कैसे करा। सॉल्व नहीं कर रहा मैं, 3 लाख अपॉन 10 लाख ये 30% है, सबको ही समझ में आता है। अब ये 4 लाख अपॉन 11 लाख ये 30% से ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक्चुअल आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये ज्यादा कैसे, इसको समझो। बोलो 11 का 30% कितना होता है, सीधा निकालो, 3.3 लाख होगा। तो अगर 30% 3.3 लाख है पर हमारी फिगर तो उससे ज्यादा आ रही है ना, इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली 30% से तो ज्यादा ही ऑपरेट कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही? जैसे मैं आपसे कहूं 4/8 ये कितना परसेंट होगा, 50%। अगर मैं आपसे बोलूं 5/8 तो ये समझ में आता है ना कि 50% तो ज्यादा ही होगा। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपने डायरेक्ट निकाल देना है। जैसे मैंने आंसर निकाला ये 4/11 आ गया, तो अब मैं ऐसा नहीं कि इसको मैं सॉल्व करने बैठूंगा, सॉल्व करने बैठोगे बेकार के, उसमें आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप सीधा सोचो यार ये 30% था, ये 4/11 30 से तो ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि 11 का 30% कितना होता है, 3.3 लाख होता है, और हमारी फिगर कितनी आ रही है, 4 लाख। तो ये ऑटोमेटिकली 0.3:1 से अपने पास क्या है, ज्यादा है। तो इसका आंसर मैं उस केस में क्या लिख देता, पर ये इंप्रूव हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर तो इस पे चल रहा है, तो इसका आंसर अपने पास नो चेंज होगा।
और देखो तीसरा केस, ये सेकंड वाले केस पे स्टार लगा लो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। फिर लिखो तीसरा केस, इस पे भी स्टार लगाओ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहा है जी कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी। बोलो डेट को इक्विटी में बदल दिया। अब बोलो जी इसका इंपैक्ट इस रेशियो पे क्या पड़ेगा, ये 3 लाख है, ये 10 लाख है। बोलो डेट को बदल दिया इक्विटी में, इससे सबसे पहले बताओ डेट में क्या प्रभाव पड़ेगा। डेट कम हो जाएगा, तो अगर मैं कितने की वैल्यू है इसमें 2 लाख, तो बोलो अगर मैं 2 लाख यहां कम कर दूं, क्या ये 2 लाख कम होने से कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो जाएगी? हाँ, अरे भैया कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी तो डेट और इक्विटी है। तुम अगर डेट यहां कम कर रहे हो तो क्या यहां कम नहीं करोगे, यहां भी तो कम करोगे। अच्छा ये बताओ, इक्विटी अपने पास जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा तो डेट तो कम हो गया, और इक्विटी अपने पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ इक्विटी बढ़ने से डेट में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर इक्विटी बढ़ने से जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नया जोन में तो तुम्हें सब चीज ना खोल खोल के समझानी पड़ती है। ये डेट है, ये डेट प्लस इक्विटी है, ये लिख सकते हैं। अरे गधो, डेट को इक्विटी में चेंज कर दिया तो डेट कम हो गया, ये खाली डेट कम हो गया, तो डेट कम हो रहा है तो यहां भी कम होगा, यहां भी कम होगा। अब डेट को इक्विटी में बदल दिया तो इक्विटी बढ़ गया, तो इक्विटी तो सिर्फ यहीं बढ़ेगा ना, ऊपर तो है ही नहीं। तो बताओ चेंज क्या हुआ, ये 3 लाख था, ये पूरा मिला के 10 लाख था। सबसे पहले 2 लाख ऊपर चेंज हो गया तो 2 लाख नीचे भी चेंज हो गया, फिर 2 लाख इक्विटी यहां बढ़ गई, यहां तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बोलो आंसर क्या बन गया, ऊपर क्या आ गया 1 लाख, और नीचे अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ गया अपने पास 10। पहले 3/10 था, अब 1/10 आ गया, तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा। इस वाले पार्ट पे स्टार लगा के इसको सॉल्व करो, या अपने पास कहीं कॉपी में लिख लो कि पता रहे अपने पास कि दिक्कत कर दी इसमें कुछ। और लास्ट पार्ट करके दिखाओ, टैक्स रिफंड वाला जो पार्ट है करके दिखाओ। टैक्स रिफंड का मतलब है कि टैक्स मिलना बाकी है, देना नहीं, मिलना बाकी है। एक पेज फोल्ड किया था, 68 फोल्ड किया था। हम्म, वो सिर्फ तब जब बेटा जब रिडीम होता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं ना अपने पास, तो हम उसको इसमें ही मानते हैं। बल्कि ऐसे ध्यान रखियो, अगर ये सेम पॉइंट तेरा करंट रेशियो में आ जाए तो उसको करंट लायबिलिटी में कंसीडर करेगी। अब सेम पॉइंट तेरा डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाए तो डेट में कंसीडर करेगी। मतलब रिडम्पशन के टाइम पे हम इसको क्वेश्चन डेट का पूछ रहा है तो वहां भी कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन करंट रेशियो का पूछ रहा है वहां भी कंसीडर करेंगे, दोनों में। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऑल्दो ही अपने पास अपने आखिरी साल में करंट लायबिलिटी में ही काउंट होगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए अपने पास हमें इस तरह से करना है। क्योंकि कई बार बेटा मेच्योरिटी से पहले भी रिडीम हो जाता है, ये भी चक्कर है। जैसे मान ले मैंने तेरे से प्रॉमिस किया था मैं 5 साल बाद तेरे को लोन दूंगा, और मेरे पे पैसा 1 साल बाद ही आ गया। अब जब मैं तेरे को 1 साल बाद पैसा देने जा रहा हूं, तब भी तो वो नॉन करंट ही होगा ना, फिर वो करंट थोड़ा ना होगा। इस तरह से कर लिया भाई। और लास्ट पार्ट देख लो, लास्ट पार्ट है टैक्स रिफंड। बोलो टैक्स का रिफंड मिला, तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने ले रखा है 3 लाख और 10 लाख। बोलो टैक्स का रिफंड मिलने से क्या डेट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? अबे टैक्स का रिफंड मिल रहा है तो उधार में थोड़ा ना कुछ चेंज आएगा, तो यहां कुछ नहीं होने वाला। जब यहां कुछ नहीं हो रहा तो यहां डेट में भी कुछ चेंज नहीं आएगा। और क्या टैक्स का रिफंड मिलने से इक्विटी में कोई चेंज आएगा? क्या आएगा? जो प्लस होगा टैक्स रिफंड होने से, प्रॉफिट थोड़ी ना ये। जो टैक्स अपने पास रिफंड हो रहा है वो कोई प्रॉफिट में थोड़ा ना जा रहा है, प्रॉफिट तो अपने पास ये है कि प्रॉफिट होना चाहिए। टैक्स रिफंड तो ये है कि मिलेगा फ्यूचर में, अभी हुआ नहीं है। इसमें नहीं, टैक्स रिफंड हमारी इनकम है ना, पिनल अकाउंट के अंदर अपने पास जाएगा ना। उससे हमारे पास जो इक्विटी का रिजर्व सरप्लस वो चेंज करने को बोल रहे हैं, वो सिर्फ तब चेंज होता जब ये सरप्लस के रूप में लिखा होता, जब ये सरप्लस में लिखा होता। ठीक है, तो ना डेट में है ना इक्विटी में अपने पास, उसको इग्नोर करना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी अपना इग्नोर होगा, नो चेंज लिखना है इसका आंसर। लिख लो कहीं पे अपने पास, उसने टैक्स रिफंड को इनकम में दिखा रखा है तो वो ठीक नहीं है। हाँ, उसने टैक्स रिफंड को इनकम में दिखा रखा है, आप वो लिख देना, नो चेंज लिख देना।
कैश फ्लो कितने बच्चों ने रिवाइज कर लिया? कैश फ्लो किस किसने रिवाइज कर लिया? अच्छा बाकी उन्होंने वो नहीं करा, रिवाइज नहीं करा है। सर हाँ बेटा, मेरे को बोनस शेयर वाला कैश फ्लो के अंदर 68 पेज पे आओ, क्वेश्चन 34। 68 पेज पे क्वेश्चन 34। ये अर्जिता इसमें बोनस का ही पॉइंट है। 68 पेज पे क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन ना पूरा प्रेजेंटेशन जो मैं करवा रहा हूँ ये आप नोट कर लेना। ये क्या है, ये बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि सर अगर ये 5 चीजें निकालने को आ जाए तो क्या हमें कैश फ्लो बनाना जरूरी है क्या? देखो अगर तुम कैश फ्लो बनाते हो तो उसमें सभी निकल के आ जाता है, ये फायदा है। और चक्कर क्या है ना, कैश फ्लो बनाने में वक्त लगता है। तो अगर उसने ये 5 चीजें पूछी हैं और हमें सिर्फ यही 5 चीजें बनानी हो तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। ये वैसे आपकी टीएस का इलस्ट्रेशन है। लो जी, लिखे अपने पास पेज 68 क्वेश्चन नंबर 34। पढ़े जरा, उसने नीचे निकालने को बोला क्या क्या है। पहले कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो। तो आपको पता है कि कैश फ्लो के अंदर हम ये बनाते थे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इससे हम लोग पहुंचते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। याद है कुछ? इसको हम बोलते थे ऑपरेटिंग स्टेप 1। पता है कुछ? नहीं पता? समरी बुक में आओ जरा, निकालो जरा उसको, निकालो जरा। ये हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर 1। ये देखो, चलो भाई जरा थोड़ा सा एक बार जरा रिकैप कर ही लो भाई। ये एक्टिविटी अपने पास 3 थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब पैसा उठाना, और जो ऑपरेटिंग था उसका मतलब है बिजनेस, और जो इन्वेस्टिंग है उसका मतलब था पैसा लगाना। ये याद है? तो ये भी याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं भाई, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है अपने पास। अच्छा ये तो याद होगा, ऑपरेटिंग को याद करने के लिए 5 7 2 1 कुछ करा था। हाँ कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ तो था। तो ये जो ये 5 वाला जो स्टेप था, ये स्टेप लिखा है मैंने, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर से बिफोर। क्या करते थे इसमें? 4 चीजें ऐड करते थे, एक माइनस करते थे। याद है? ये पेज नंबर अपने पास जो जरा निकाल के रखो, उसमें 119 पेज है। ये मैं लिख नहीं रहा, ये अपने पास निकाल के रखना। तो अगर हम ये 5 स्टेप कर दे तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर से कहां पहुंच जाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर पे। ये रहा अपने पास, या नेट प्रॉफिट बिफोर पे आ जाए। क्लियर? अच्छा फिर नेट प्रॉफिट बिफोर से हमें कहां पहुंचना होता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर पे। इसमें कितने स्टेप आते थे? 7 स्टेप। ओके, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर से हम लोग पहुंचते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर पे। इस पे कितने स्टेप आते थे? 2। और फिर लास्ट में एक ही स्टेप आता था, इनकम टैक्स पेड। ये इनकम टैक्स पेड, ये अपने पास नीचे हमने डिफाइन भी कर दिया है। ये 5 7 2 1 का मतलब है कि ये वो स्टेप्स हैं कि पहले 5 स्टेप, फिर 7 स्टेप, फिर 2, फिर 1। ये घर पे एक बार रिवाइज करना, उससे थोड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये नेट प्रॉफिट आफ्टर से पहले बिफोर पे जाना है, ये मुझे पहली चीज निकाली। अब इसी क्वेश्चन में पढ़ो, देखो नीचे नेक्स्ट क्या निकालने को बोल रहा है, पढ़ो। कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बोलो ये 5 7 2 1 में कौन सा आंसर पूछ रहा है? ये 5 के बाद वाला आंसर पूछ रहा है, 7 के बाद वाला पूछ रहा है, 2 के बाद वाला पूछ रहा है, या 1 के बाद वाला पूछ रहा है? ये 7 के बाद वाला आंसर पूछ रहा है। तो ये तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा ना, ये क्या पूछ रहा है वो भाई। 5 7 2 1 में उसने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर निकालो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर तो ये आता है ना। ये जो निकल के आता है ये क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर। फिर ये क्या निकल कर आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने पास आएगा। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकाल लोगे तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐड होती हैं और कुछ चीजें माइनस होती हैं, यहां पे निकल कर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। ठीक है भाई। इसी तरह से फिर देखो तीसरा उसने क्या पूछा है? इन्वेस्टिंग बताओ। फिर पूछा है फाइनेंसिंग बताओ, और लास्ट कह रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताओ। तो इन्वेस्टिंग तो पूरा ही बनाना है, फाइनेंसिंग पूरा ही बनाना है, और कह रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस बताओ। ये तो आप सीधा बुक में से देख के निकाल सकते हो, पढ़ लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पे क्या क्या आता है। नीचे से उठा लो अपने पास, एक आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी और एक आता है कैश इन हैंड। दोनों फिगर अपने पास जो उनका क्लोजिंग बैलेंस है वो जोड़ दो, उठाओ। एक आता है इसमें कैश, एक आता है इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी। कैश अपने पास यहां पे दिया हुआ है 2 लाख, और मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया हुआ है 1.5 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस सीधा सीधा आ जाएगा 3.5 लाख। 5वें पार्ट का आंसर तो इसमें सीधा ऐसे ही निकला है, मतलब कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना, यही 5वें पार्ट का आंसर होगा, क्योंकि उसने बोला कि क्लोजिंग बैलेंस बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो ये आंसर है।
अब आपको एक पार्ट ये निकालना है, एक पार्ट ये निकालना है, एक थर्ड पार्ट ये और एक फोर्थ पार्ट ये। प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, तो इतना डेटा यूज करके इसको जो सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ये ना टीएस का जो इलस्ट्रेशन है इसकी प्रेजेंटेशन उसमें अलग है, अब ये जो एससी शर्मा में दिया हुआ है इसमें प्रेजेंटेशन अलग है, फिर यही क्वेश्चन टीएस में आगे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इलस्ट्रेशन छोड़ के, ये उसमें अलग तरीके से करा हुआ है। तो आप जो इसकी प्रेजेंटेशन है ये वाली फॉलो करना जो एससी शर्मा में है, वो टीएस वाली फॉलो मत करना, थोड़ा सा डाइसी है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग जो है उसमें कर रहे हैं क्लास में। कहीं पे ये लिख लेना अपने पास, पीछे जो बुक में इसका आंसर है वो जब आप चेक वगैरह करोगे उन्होंने ये सीधा सॉल्व करा हुआ है, तो बताया नहीं है कि कहाँ पे कौन सा आइटम माइनस है, तो ये उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखें जैसे सबसे पहला आइटम दिया हुआ है अपने पास, उठाओ इंटरिम डिविडेंड मिला। ये इंटरिम डिविडेंड जरा याद करो, दो इंपैक्ट होते थे इसके, एक होता था फाइनेंसिंग माइनस, एक होता था ऑपरेटिंग प्लस, याद है? तो फाइनेंसिंग में जाके माइनस में दिखाएंगे इंटरिम डिविडेंड और ऑपरेटिंग में आके प्लस में दिखाएंगे यहां पे इंटरिम डिविडेंड। दो दो इंपैक्ट डालते चलना। ऊपर पढ़ लो, वैल्यू दे रखी है 90,000, तो 90,000 यहां प्लस हो जाएगा और 90,000 यहां पे हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई? हाँ बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नीचे वाले दे रहे हैं, फिर ऊपर वाले ये भी बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन ही है, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट ही नहीं है, ये सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं गिनी चुनी चीजों के, तो हम जितनी भी चीजें ये दे रखी है सब इनको एडिशनल इंफॉर्मेशन मानेंगे, इन सबके दो दो इंपैक्ट डालेंगे, सिर्फ जो नीचे बैलेंसेज है उनका एक एक इंपैक्ट आएगा। और आओ फिर है डेप्रिएशन। डेप्रिएशन हमारा आता था एक तो ऑपरेटिंग स्टेप 2 में, तो एक तो यहां प्लस होगा, ये अपने पास है 40,000, एक तो यहां पे प्लस होगा, और डेप्रिएशन दूसरी जगह पे जाएगा आपके वर्किंग नोट में, क्योंकि हम एक एसेट अकाउंट बनाते थे, नीचे पढ़ो मशीनरी दिया हुआ है, तो मशीनरी का जब खाता बनाओगे तो उस खाते में आके यहाँ पे डेप्रिएशन लिखोगे, ये डेप्रिएशन आपके पास दिया हुआ है 40,000। ठीक है भाई, आपने दो अप्रोच पढ़ी थी, एक नेट अप्रोच पढ़ी थी, एक ग्रॉस अप्रोच पढ़ी थी, तो ये नेट अप्रोच है क्योंकि इसमें खाली मशीनरी दिया हुआ है, तो ये मशीनरी का खाता उसमें जो खुल गया। बस ध्यान रखना जितनी ये ऊपर वाली चीजें हैं इन सबके दो इंपैक्ट आएंगे, जितनी ये वाली चीजें हैं जिनके बैलेंसेस दिए हैं ये एक एक इंपैक्ट आएगा, बाकी नीचे वालों के भी दो दो इंपैक्ट, तो हर चीज उठाओ दो दो जगह पे डालते जाना है। और पढ़ो, कह रहा है लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर, मशीनरी पे लॉस हुआ है फायर की वजह से, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये भी ऑपरेटिंग में यहां पे स्टेप 1 में ऐड होगा, लॉस बाय फायर, ये अपने पास है 20,000, और ये भी जो लॉस अपने पास है आपके खाते में चले जाएगा यहां पे बाय लॉस, ये भी कितना आ जाएगा 20,000। ये लॉस ना बेचने की वजह से नहीं हुआ है, ये लॉस आपका मशीनरी जलने की वजह से हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट को जो बढ़ा देंगे, तो ये उधर चला गया। बस ध्यान रहे हर चीज का दो दो इंपैक्ट। नीचे पढ़ो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है कितने का 10,000, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो ये इंश्योरेंस क्लेम मिलने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हम इसको माइनस करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम है 10,000, और इसका दूसरा इंपैक्ट जाएगा इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये आ जाएगा 10,000। इसको आप अकाउंट में नहीं डालोगे, अकाउंट में सेल आता है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं आता, तो इंश्योरेंस क्लेम को आप लोग अपने इन्वेस्टिंग के अंदर जाके प्लस कर दोगे, इधर माइनस हो गया तो वहां पे आगे अपने पास जो प्लस हो जाएगा। फिर अपना दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये आपके नेट प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो यहां पे हम इसको माइनस कर देंगे, इंटर रिसीव्ड अपने पास है 30,000, यहां पे माइनस हो जाएगा, और ये इंटर रिसीव्ड आपके इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा 30,000। तो हर चीज के दो दो इंपैक्ट जो चलाते चल रहा है। फिर नीचे कह रहा है टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड है 20,000, टैक्स रिफंड मिलने से आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा, तो हम लोग इसको कम कर देंगे। अच्छा, तू ये इसके लिए टैक्स रिफंड को तू वहां पे प्रॉफिट में जोड़ रहा होगा कि जैसे तू यहां पे प्रॉफिट को बढ़ा रहा था, ये अपने मतलब कैश फ्लो में तो ठीक है, अगर तू उधर करेगा तो फिर नीचे नोट डाल दियो कि एज पर नेट प्रॉफिट आफ्टर एंड नेट प्रॉफिट बिफोर, तब तेरा आंसर ठीक हो जाएगा उससे। ठीक है, टैक्स रिफंड अपने पास हमें मिला था 20 का, इसके मिलने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हम माइनस कर देंगे। अब इसका जो दूसरा इंपैक्ट है वो O4 में जाता है, O4 हमें बनाना ही नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन में अपने पास सिर्फ उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर तक ही आंसर पूछा है,
O4 का जवाब ही नहीं पूछ रहा। O4 मतलब ऑपरेटिंग का लास्ट स्टेप, वो पूछ नहीं रहा वो, इसलिए इसका सिर्फ एक ही इंपैक्ट आएगा। अगर मैं इसकी दूसरी चीज डालना चाहता हूं तो मैं नीचे जाके डाल दूंगा, बट अगर नीड नहीं है तो फिर आप लोग इसको बना के नहीं दिखाओगे, ये सिर्फ इसका एक ही चीज आएगी। ये बेटा इतना जो स्टेप है ये ऑपरेटिंग स्टेप 1 है, ये वाला जो स्टेप है दूसरा ये ऑपरेटिंग स्टेप 2 है। इसके बाद भी ऑपरेटिंग स्टेप 3 आता है और 4 आता है। तो जो टैक्स रिफंड है वो O4 में जाता है, पर वो बनाने को नहीं बोला, इसलिए इसका एक इंपैक्ट आ रहा है। अगर वो बनाने के लिए बोल देता तो फिर ये वाली चीज भी नीचे जाएगी और इसके भी कितने इंपैक्ट हो जाएंगे, पर वो नहीं बोल रहा बनाने के लिए, तो हम भी नहीं बना रहे। सर हाँ तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थे हम्म, इसका तो आपने O1 में और O4 ये बेटा मशीनरी पे मिला है ना, ये पर इंश्योरेंस क्लेम मिला है मशीनरी के ऊपर। अगर ये गुड्स पे होता तो O4 में आता, लेकिन अगर ये मशीनरी पे मिल रहा है तो फिर ये इन्वेस्टिंग में आएगा। और सर लॉस बाय फायर आपने ऐड हाँ तो O4 में कहीं नहीं आएगा, लेकिन जब मशीनरी का खाता खोलेंगे उसमें तो आएगा ना बेटा, लॉस तो हुआ ही है ना। ओके O4 में तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, लेकिन मशीन के खाते में जरूर आएगा क्योंकि वो उसकी अकाउंटिंग में तो यूज हो ही रहा है। और देखो भाई नीचे अपने पास बैलेंसेस हैं, इन सबके बैलेंसेस अपने पास जो नॉर्मली बनेंगे, इसमें एक सेकंड लास्ट पॉइंट अपने पास पढ़ लो गुडविल, और गुडविल का नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरा पढ़ना। सेकंड लास्ट पॉइंट में गुडविल जो है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ये क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट का भी क्वेश्चन है, ये टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, पता नहीं अगर याद हो या नहीं, बट खैर ये सेकंड लास्ट पॉइंट में गुडविल भी दे रखी है। गुडविल हो रही है 80 से 35 और नीचे गुडविल परचेज भी है। तो इस वाले सवाल में आप गुडविल का अकाउंट भी खोलोगे। आज से पहले कभी गुडविल का अकाउंट खुला नहीं था, ये नॉर्मल एसेट की तरह है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो परचेज कर रहे हो वो यहां आ जाएगा, ये डाल दो सारी फिगर। ओपनिंग बैलेंस था 80, क्लोजिंग बैलेंस है 30, और नीचे पढ़ो कह रहा है गुडविल परचेज करी गई है 20 की। ये टोटलिंग टोटलिंग कर लो, ये बन रहा है 1 लाख, ये भी 1 लाख। अगर 1 लाख में से 30 चला गया तो ये बचेगा 70, और 70 को हम लोग यहां पे डेप्रिएशन नहीं लिखते, हम लोग इसको लिखते हैं राइट ऑफ। तो ये राइट ऑफ जो है ऑपरेटिंग 2 में ऐड हो जाएगा, और जो परचेज है इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये गुडविल अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि गुडविल का अंदर का डेटा भी दिया हुआ है और गुडविल का नीचे उसने जो बाहर का डेटा है वो भी अलग से दिया। इसको अपने पास डाल देना यहाँ पे, गुडविल रिटर्न ऑफ ये 70 है, और इसके अलावा इन्वेस्टिंग के अंदर ये माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ गुडविल जो पहले से दिया हुआ है 20,000। आज से पहले हमने ये अकाउंट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हर सवाल के अंदर गुडविल का सिर्फ ये बैलेंस दिया होता था। तो हम बोलते हैं बढ़ रहा है तो परचेज होगा, घट रहा है तो राइट ऑफ होगा, और इसमें इन बैलेंस के साथ साथ परचेज भी दे दिया, तो ये अलग से सॉल्व होगा। इसको अपने पास कहीं पे बना लेना भाई कॉपी के अंदर। और इसी में हर्षिता फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ ले, उसमें बोनस इशू दिया हुआ है। बोनस इशू को हम लोग इग्नोर करते हैं कैश फ्लो के अंदर। देखो जी, बोनस इशू में क्या होता है, जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बढ़ रहा होता है, और जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कम हो रहा होता है। एक बार पढ़ लो, इस क्वेश्चन में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो रहा है, तो 2 लाख से बढ़ गया, और इसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी 5 लाख से 3 लाख हो रहा है, तो 2 लाख से कम हो गया। तो ये बोनस इशू है। ये उसने ऊपर क्वेश्चन में लिखा भी है कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे हैं इन रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो ये बोनस इशू की वजह से अब इक्विटी शेयर कैपिटल को भी हम इग्नोर करेंगे, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम हम उसको भी इग्नोर करेंगे। ये दोनों हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगे। मतलब अगर ये नहीं बोला होता तो फिर हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करके चलते। और सर अगर मान लो कि अगर ये 10 लाख 12 लाख हो गया, ये 15 लाख हो गया, फिर 3 लाख, तो फिर हम 3 लाख को फाइनेंसिंग में इशू करके दिखाते, और जो बाकी जो ये 2 लाख है उसको इग्नोर करते। मतलब जो जितना तेरा एसपीआर कम हो रहा है उतने से तेरी जो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है उसको इग्नोर कर देंगे, तो बाकी उसके अलावा उसको जरूर दिखाएंगे। तो सर बोनस वाला पॉइंट अगर उसी वैल्यू में घट रहा हो तो हाँ, लेकिन क्वेश्चन में नोट जरूर डाल दियो कि आपने बोनस इग्नोर करा है। और ये एक डाउट किसी ने और पूछा था अनक्लेम डिविडेंड का। अनक्लेम डिविडेंड का किसने पूछा था, ये अनक्लेम डिविडेंड का भी लिख लो। तो तूने पूछा था, ये अनक्लेम डिविडेंड का भी लिख लो भाई। जिन्होंने अनक्लेम डिविडेंड का डाउट पूछा था सर ये कहाँ आएगा कैश फ्लो में, भाई ये जो डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस होता है और ऑपरेटिंग 1 में प्लस होता है।
अब आपको कभी कभार क्या दिया जाएगा, अनक्लेम डिविडेंड दिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है, अगर अनक्लेम डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है तो ये यहां पे जो आपका डिविडेंड पेड होता है इसमें से माइनस हो जाएगा, और अगर अनक्लेम डिविडेंड डिक्रीज हो रहा है तो ये इधर डिविडेंड पेड में आके प्लस हो जाएगा। ये आपकी बुक के अंदर, इसका टीएस के अंदर क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन अपने पास एससी शर्मा में ही मिलेगा, इवन छोटे क्वेश्चन भी है इसके। तो जब भी आप डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस कर रहे होगे, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको उधर आके माइनस कर देना, और अगर ये कम हो रहा है तो इसको उधर आके प्लस कर देना। ये इसका लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख लो एक एग्जांपल जिसको मैं बताया था, इसका क्वेश्चन भी है एक अपने पास। कौन सा क्वेश्चन था इसका जिसने पूछा था भाई, अनक्लेम डिविडेंड का एक छोटा क्वेश्चन था ना, शायद आखिरी के पेपर में था या कौन से पेपर में था, एक पेपर में किसी में था। ये जरा 191 पेज निकाल लो भाई, ये एग्जाम्पल जरा समझ लो, एक लौता सवाल ही है बस। 191 में 29 का और पार्ट, 191 में 29 का और पार्ट, 29 का और पार्ट पढ़े। यहां पे प्रपोज डिविडेंड कह रहा है प्रीवियस का और करंट का, तो जो प्रीवियस का है वो 30 है और जो करंट का है वो 40 है। तो नहीं, प्रीवियस का 40 है और जो करंट का अपने पास है वो कितना है, 30। ये हमें जो डिविडेंड पेड लेना होता है, याद है ये प्रीवियस ईयर का लेना होता है, तो ऑपरेटिंग 1 के अंदर ऐड भी होगा कितना, 40, और ऑपरेटिंग 4 ये फाइनेंसिंग के अंदर जो माइनस भी होगा वो भी कितना होगा, 40। लेकिन अब अनक्लेम डिविडेंड दिया हुआ है, पढ़ो, अनक्लेम डिविडेंड 10 से 15 हो रहा है, तो अगर 10 से 15 हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5। इस 5000 को मैं इस डिविडेंड पेड से हटा दूंगा, तो बोलो अब जो फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड जाएगा वो सिर्फ कितना जाएगा, 35। अब ऑप्शन ढूंढ लो जो 35 ऑप्शन अपने पास है वो सही है। ठीक है भाई, मान लो अगर ऐसा होता, ये जरा बताओ, ये अनक्लेम डिविडेंड है, ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, यहां 1 लाख है, यहां 99,000 है, और प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है ये 30,000 है और ये 27,000 है। आपने बताना है फाइनेंसिंग में कितना जाएगा अपने पास डिविडेंड पेड। तो कैसे सोचना है, प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन सा काम का होता है, प्रीवियस ईयर का। जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेड है वो कितना है, 30। अब इसको लिखने के बाद इसको चेक करो, यहां अनक्लेम डिविडेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये 1 लाख से 99 है, इसका मतलब जो अनक्लेम डिविडेंड है वो यहां पे क्या हो गया, डिक्रीज। कितने से डिक्रीज हुआ, 1000। तो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है जब ये डिक्रीज हो रहा होगा तो फिर आप इसको अपने डिविडेंड पेड में क्या कर दोगे, प्लस। आओ जरा करो, ये 1000 से डिक्रीज हो रहा है तो ये यहां पर आके अपने पास जो इसमें प्लस हो जाएगा, तो टोटल डिविडेंड पेड यहां पे कितना माइनस होगा, 30। तो अनक्लेम डिविडेंड अगर बढ़ रहा है तो फिर अपने डिविडेंड पेड में से घटा दो, और अनक्लेम डिविडेंड अगर कम हो रहा है तो डिविडेंड पेड के अंदर जाके जोड़ो। ये इसका ट्रीटमेंट है। ये इसका एक ही शायद क्वेश्चन है, और एक पीछे सैंपल पेपर पता नहीं 2 में या 3 में इसका एक सेम क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये रिड्यूस होकर दिखा रहा होगा। इसको अपने पास ध्यान रखना, इकलौता सवाल है और कोई इसके अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। 192 में लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा उसके अंदर भी अपने पास आया हुआ है, उसमें भी अपने पास चेक कर लो। लास्ट में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड जो है प्रीवियस ईयर का 40,000 है, और अनक्लेम डिविडेंड यहाँ पे अपने पास जो कम हो रहा है, तो ये फिर अपने पास बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है अपने पास, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर रिड्यूस हो जाएगा, ये भी 35 ही होगा। इंटरिम डिविडेंड अपने पास जो है, अच्छा सूर्य तू पूछ रहा है भाई, इंटरिम डिविडेंड में चेंज नहीं आएगा, इसका प्रपोज डिविडेंड में चेंज आएगा। अनक्लेम डिविडेंड का जो भी इंपैक्ट पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें पड़ता है, प्रपोज डिविडेंड में। तो वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग माइनस ऑपरेटिंग प्लस, डायरेक्ट फाइनेंसिंग माइनस ऑपरेटिंग प्लस। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उसकी नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टमेंट कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, हमेशा सेल। लैंड अपने पास अगर खाली लैंड है तो फिर वो भी डेप्रिशिएट नहीं होती, वो भी सेल। लेकिन लैंड और बिल्डिंग है तो फिर वो अपने पास जो वो हो जाएगा, सेल होगा।
ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर ना इन लोगों ने हर चीज को डेप्रिसिएशन ही मान रखा है। जैसे देखो, अगर आप एससी शर्मा फॉलो कर रहे हो तो लैंड एंड बिल्डिंग मान ले ये 10 लाख की है और अब ये 8 लाख हो गई, तो प्रीवियस ईयर का 10% 1 लाख है और कम ये 2 लाख से हो गई, ये तब भी इसको डेप्रिसिएशन ही मानता है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, ये फॉलो कर। कोई भी टेंजिबल एसेट है, साइलेंट है और कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन मान, और अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है, ये भी साइलेंट है, ये भी कम हो रहा है तो इसको अमोर्टाइजेशन मानना है। मतलब सेल जब तक नहीं मानी जब तक खुद नहीं बोल रहा, अदरवाइज हर जगह पे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ही मान के चले, क्योंकि सेल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा। सर फिर तो अगर लैंड खाली देगा तो सेल मानेंगे, बिल्कुल डेप्रिसिएशन नहीं मान सकते। लैंड और इन्वेस्टमेंट बेटा कभी डेप्रिसिएट नहीं होता। लैंड एंड बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएट हो सकता है, खाली लैंड है तो डेप्रिसिएट नहीं हो सकता। ओके। 31st क्वेश्चन का कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, इसका आंसर नहीं आ रहा। हाँ 149 पे 31 का सेकंड पार्ट, 31 का सेकंड पार्ट तो कॉमन साइज बैलेंस शीट है, इसमें क्या दिक्कत आ गई? 31, अच्छा ये 31 दो लिखे हुए हैं, ये ऊपर 31 पूछ रही है। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज है। तो भाई ये तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो कैपिटल डब्ल्यूआईपी में आएगा ना, ये तो उसके लिए एडवांस दिया। हाँ नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज है ये तुम लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हो। ये एडवांस पेड फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब अनुष्का अगर खाली ये लिखा आ रहा है तो ये कैपिटल डब्ल्यूआईपी है, लेकिन अगर ये पूरा लिखा आ रहा है अपने पास तो ये एलटीएलए है। सिर्फ इतना हिस्सा कैपिटल डब्ल्यूआईपी है, मतलब जो बन के अभी तैयार होने वाला है, पर तू उसके लिए अगर कोई एडवांस दे रही है तो वो तूने 3 साल के लिए उसको एडवांस दिया हुआ है, तो ये एलटीएलए में आएगा। और बताओ, ये पहले कॉस्ट होता है, फिर डेप्रिसिएशन जाता है तो आती है बुक वैल्यू, फिर इसमें लॉस को अगर हटा दें या गेन को जोड़ दें तो आती है सेल वैल्यू। अब तेरे क्वेश्चन में अगर उसने कॉस्ट बोला है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और अगर तेरे क्वेश्चन में बुक वैल्यू दिया है तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना। पेज 30 पे 31 आप पढ़ लिया। यही लिखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अरे नालायक, एक नंबर के नालायक, इधर देख, ये बैलेंस शीट के अंदर ये भाई ये जरा ये सभी इसमें आगे फंस रहे हैं अपने पास। ये भी स्मृति ने भी यही डाउट पूछा था। अरे तुमसे मैंने कहा था नॉन करंट एसेट में जो पहला होता है ये फिक्स एसेट होता है, फिर फिक्स एसेट में 4 हैं, एक टिक्की, ये है टिक्की मतलब टेंजिबल, फिर है इंटेंजिबल, फिर है कैपिटल डब्ल्यूआईपी और फिर है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। अब मैंने तुमसे कहा है कि ये जो टेंजिबल है इसका नाम चेंज कर दो, क्या पीपी। रुक जा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आने तो दे रहा हूं वहां पे अपने पास, रुक जा, इसका नाम चेंज कर दो पीपी। तो तुम्हारी बुक वाला जो अपने पास ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखता है, इसको कैसे लिखता है, वो फिक्स एसेट को भी पीपी लिखता है। अब तुमसे मान लो मैंने पूछा कैपिटल डब्ल्यूआईपी बताओ, तो भैया कैपिटल डब्ल्यूआईपी का जो सबहेड है, सबहेड तो यही अपने पास है। जैसे आप लिखोगे कैपिटल डब्ल्यूआईपी, यही सबहेड है। जब आप मेजर हेड में जाके अपने पास लिखोगे तो मेजर हेड किसके अंदर आ जाएगा, नॉन करंट एसेट। बस आप कैपिटल डब्ल्यूआईपी के अंदर ऐसे लिखोगे अंडर पीपी, उसके अंदर ये लिखना है, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर नॉन करंट एसेट पे आप नंबरिंग 1 लगाते हो, फिर ए वाली नंबरिंग आप किसके ऊपर लगाते हो, फिक्स एसेट, फिर इसके अंदर आप किसमें लिखते हो, कैपिटल डब्ल्यू। अगर वो आपसे सब हेड पूछ रहा है तो वो आपसे ये पूछ रहा है और मेजर हेड में आपसे ये पूछ रहा है। तो जब आप आंसर लिखोगे कैपिटल डब्ल्यूआईपी का, आप सब हेड के अंदर इस तरह से लिखोगे, मेजर हेड तो नॉन करंट एसेट हो गया, सब हेड में आप लिखोगे कि ये कैपिटल डब्ल्यूआईपी में ही आएगा अंडर। अब या तो लिख दे फिक्स एसेट, या लिख दे पीपी, या लिख दे पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, तीनों में से कुछ भी लिख दो, दोनों के दोनों आंसर आपके पास जो सही हो। खाली कैपिटल डब्ल्यूआईपी लिखना जो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक एलिमेंट यहां पे ये और है, और फिर नॉन करंट एसेट है।
तो जब आप ये आइटम लिखोगे इसके नीचे हाईलाइट करके दिखाना कि ये अंडर अपने पास फिक्स्ड एसेट या पीपी या पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स में, इस तरीके से। अब देख पीछे जो उसने आंसर दिया वो ऐसे दिया होगा, क्या है? उसने कहा पीपी, ये खाली इसने डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख दिया है, ये इसकी जगह पे पीपी अपने पास। तू जब लिखेगी लिखियो कैपिटल WIP अंडर फिक्स्ड एसेट या पीपी इंटेंजिबल एसेट। इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, कैपिटल WIP है। वर्क इन प्रोग्रेस खाली आता है तो इन्वेंट्री का पार्ट है। ये लिख लो भाई, ये जो पूछ रहे हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ना बैलेंस शीट में नहीं आती, ये बैलेंस शीट के नीचे आती है, और इसमें मेजर हेड और सब हेड एक ही होता है, एक ही रहेगा। ये लिख लो इसके अंदर अपने पास क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके। एक तो सबसे पहला एग्जाम्पल प्रपोज डिविडेंड, ये तुमने इतने कैश फ्लो के क्वेश्चन करे देखा होगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में दिया होता है। दूसरा लॉ सूट कंपनसेशन, कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर हार गए तो पैसा देना पड़ेगा। तीसरा गारंटीज गिवन, तुमने किसी के लिए गारंटी दे रखी है, वो पैसा नहीं भरेगा तो तुम्हें भरना पड़ जाएगा। एंड 4 बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, तुमने बैंक से कोई बिल डिस्काउंट करा लिया जिसका पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अगर आपको पेपर में मान लो मैंने ये दे दिया प्रपोज डिविडेंड और मैं पूछ रहा हूं इसका सबहेड मेजरेट बता, तो तू प्रपोज डिविडेंड का सबहेड मेजरेट दोनों कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लिखेगा, दोनों कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये लिख के दिखा दो अपने पास एक एग्जांपल ताकि याद रहे। जैसे आपसे पूछा गया प्रपोज डिविडेंड, तो इसका सबहेड मेजरेट दोनों ही होंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये चार चीजें इसमें आती है। सर एक और था, अरियर ऑफ रिलेटेड डिविडेंड, ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जो डिविडेंड एरियर्स के हैं इसका मतलब है कि ये हम फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कि देना या नहीं देना, अभी कंफर्म नहीं है। ओके सर। ये भी एरियर्स ऑफ डिविडेंड भी अपने पास जो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ये भी इसी में आएगा। अच्छा, एक बच्चा मार्केटेबल सिक्योरिटी में फंस गया है भाई, कल भी बताया था मार्केटेबल सिक्योरिटी यार। अरे मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो इसका जो सब हेड है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, जो मेजर हेड है वो करंट एसेट होगा। ये सोच रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, भाई करंट इन्वेस्टमेंट में 1 साल के नीचे की इन्वेस्टमेंट आती है, पर जो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने की इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट होगी। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड 149 लास्ट 149 में 31 का है। ये एम्प्लॉइज अर्नड लीव इनकैशेबल, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ये एम्प्लॉइज की जो अर्न लीव है ये लीव ट्रेवल की बात हो रही है। जैसे मान लेगी तूने मेरी कंपनी में 4 छुट्टियां ली, तो तेरी 4 छुट्टी की सैलरी इकट्ठी हो गई है, अब तू जब मर्जी चाहे उसको निकाल के ले जा सकती है। तो ये करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। इसी के ऊपर वाला पॉइंट पढ़, उसमें बोल रहा है पेबल ऑन रिटायरमेंट, तो ये अभी नहीं देना, बाद में देना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। और ये भी लिख लो भाई, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये इसके 5 यूज हैं, इन 5 के अलावा ये किसी और काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका जो क्वेश्चन आएगा इसलिए इस तरह से आएगा कि इनमें से किस रीजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो भाई लिख लो सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहले यूज हो सकता है फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, जो आपके फुली पेड अप बोनस शेयर है उसके लिए यूज हो सकता है। दूसरा राइटिंग ऑफ, ये कौन खुसर पुसर कर रहा है भाई, बहुत मौका मिलेगा पढ़ने का, ये अभी जितना मिला उसमें पढ़ ले, फिर बाद में अपने पास टेंशन हो जानी है बहुत। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है। तीसरा राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनको राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है। चौथा बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। एंड पांचवा राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस,
एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। इन 5 चीजों के अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी यूज नहीं हो सकता। अब पेपर में एमसीक्यू बना के देगा, इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और एक चौथा कोई अतरंगी सा डाल देगा, कहेगा किसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, किसके लिए नहीं हो सकता। तो भाई फुली पेड अप बोनस शेयर, ये ध्यान रखना, फुली वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर उसने लिख दिया पार्टली पेड अप बोनस शेयर तो नहीं हो सकता, फुली होने चाहिए। बायबैक के लिए यूज हो सकता है, बोनस शेयर, बायबैक। इसके अलावा अपने पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए यूज हो सकता है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज हो सकता है और डिस्काउंट लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है। तो कीवर्ड्स ध्यान रखो, बोनस शेयर, बायबैक, डिस्काउंट या लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ध्यान रखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर का नहीं। ये कहीं पे ऐसे हाईलाइट कर लो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर का नहीं। तो इन 5 के अलावा ये कहीं भी यूज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देख लो 144 पे क्वेश्चन 13, 144 पे क्वेश्चन 13। सर ये सेकंड पार्ट में डिस्काउंट वाला हाँ वही आओ जी, 144 पे क्वेश्चन 13 पढ़ो। कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज नहीं हो सकता, किसके लिए? पहला बोल रहा है फुली पेड अप बोनस शेयर, इसके लिए हो सकता है। दूसरा बोल रहा है बाइंग बैक, इसके लिए भी हो सकता है। चौथा बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसके लिए भी हो सकता है। सिर्फ एक अपने पास बच गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इसके लिए नहीं हो सकता। सारी बात समझ में? ये थोड़ा ध्यान रख के चलना। इसके लिख देना सेक्शन नंबर 52, इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट। कल को पेपर में पूछ ले कौन से सेक्शन में ये सारी बातें लिखी है, तो सेक्शन नंबर 52 में ये बातें लिखी है, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपसे कह रहा है एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताओ जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाए। ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो मिलता है पर फाइनेंसिंग है? नॉर्मली सोचो, कोई इंटरेस्ट अगर मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो तभी मिल रहा है। ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो मिल तो रहा है पर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा? ये हॉट्स का सवाल है, ये पेपर में आया हुआ है, 87 पेज है। इसका आंसर लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी का जो कॉल्स इन एरियर है, अगर कंपनी उसके ऊपर पैसा मांग रही है तो फिर ये जो पैसा अपने पास है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इकलौता इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये, इकलौता इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कि अपने पास जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। इसके अलावा सारे के सारे इंटरेस्ट जो आपको मिलते हैं वो सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये ध्यान रख के चलना। इसमें अपने पास ये लिख लो, पेपर में आ सकता है नेम इंटरेस्ट रिसीव्ड विच इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो आपके पास ये वाला, ठीक है भाई। क्योंकि कॉल्स इन एरियर शेयर डिबेंचर से कनेक्टेड है, तो शेयर डिबेंचर से मिलती जुलती जो भी बात आएगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी। चलो आज अपना घर पे जो पार्ट बी है उसको अपना पैक कर दें, और शेयर डिबेंचर्स के जो क्वेश्चंस है वो कल होंगे। तो कल का जो दिन आपके पास है वो शेयर डिबेंचर्स के क्वेश्चन पे लगेगा। आज अपना जो पार्ट बी है वो खत्म कर दें, पूरा अच्छी तरह से पैक कर दें। ये ले सूर्या। सर एक क्वेश्चन बताना। हाँ बताएं। 0 पॉइंट 0.50 और क्वेश्चन दे रखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट 3 लाख, 3 मंथ के लिए। परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर 3 months ऑन क्रेडिट, यस सर। करेक्ट। डेट इक्विटी रेशियो मतलब ये हो गया, ऊपर हो गया 50,000, नीचे हो गया 1 लाख। ये समझ में आता है? मतलब अज्यूम कर लिया। अब अगर तूने बेटा फिक्स एसेट ये परचेज करे तो फिक्स एसेट ना तो डेट में आता है ना इक्विटी में आता है, तो ये नो चेंज होगा।
क्योंकि बेटा फिक्स्ड एसेट तो नॉन करंट एसेट का पार्ट है ना उससे डेट इंपैक्ट होगा ना उससे इक्विटी इंपैक्ट होगा, तो ये तरह नो चेंज होगा। ओके। चले भाई, अपने टारगेट के अनुसार जो शेयर डिबेंचर वाला जो टॉपिक है अपना वो प्रिपेयर करो और ट्राई करना पहले डिबेंचर करें, पहले ये करना। डिबेंचर के जो क्वेश्चन नंबर है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 2 क्वेश्चन इसके हैं एंड एक एमसीक्यू है। ये क्वेश्चन अपने पास 6 मार्क का है, ये जो 20वां क्वेश्चन है 3 मार्क का है, एक एमसीक्यू अपने पास ये 1 मार्क का है, तो लगभग 10 मार्क का टॉपिक है डिबेंचर के अंदर। तो पहले डिबेंचर टॉपिक प्रिपेयर करना, फिर शेयर्स पे आना। शेयर्स पे आओगे पूरा दिन निकल जाएगा, डिबेंचर का मौका ही नहीं मिलेगा। तो पहले डिबेंचर फिर शेयर्स, इस तरीके से अपने पास चलना है, ठीक है भाई। चले बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपकी क्लास 5:30 है, 5:30 PM, सर टुमारो 5:30। हाँ अर्षिता, कंपैरेटिव कॉमन साइज बेटा कहीं से भी कर ले, पर 4-5 क्वेश्चन कर, बस उसके बाद रिव्यू कर ले। 4-5 अपने बहुत है, क्योंकि मेन उसके लिए ना प्रैक्टिस बनानी है परसेंटेज चेंज निकालने की। वो जब तू पेपर में जाके निकालेगी ना, वहां निकलता नहीं है, तो तेरे को घर पे थोड़े 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिससे वो निकल जाए। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस अगर मिला है तो अदर करंट लायबिलिटी, दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हम थोड़ी ना है। नहीं 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 नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस तो वो होता है जो इसी साल में रिकवर हो जाए। और ये जो तेरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ जो डिपॉजिट है, ये तो उसमें डालियो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, ये तेरा मीटर का डिपॉजिट है। हाँ, सिक्योर डिपॉजिट गिवन टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आएगा, क्योंकि तेरे को अभी रिकवर नहीं होगा ये तेरे को जब तू मीटर सबमिट करेगा तब तेरे को रिकवर होगा। हमारा मीटर तोड़ना ही है, उसमें तेरा जो बिजली का बिल होता है उसमें लिखा भी होता है डिपॉजिट इतना, मेंशन होता है उसमें। ओके हाँ बॉस, सीयूटी का क्या बताएं? सीयूटी का एक सेकंड, धनेश तूने सीयूटी का फॉर्म भरा है? भाई थोड़ा समझाइयो यार, क्या क्या सब्जेक्ट लिए? मतलब 5 6 सब्जेक्ट कैसे भरे हैं इसने? 6 बनने हैं? अच्छा, मतलब लैंग्वेज एक लेनी लेनी है और 3 डोमेन के होने चाहिए। अच्छा, जनरल टेस्ट और मैथमेटिक अलग है? अच्छा, तो फिर तो सही है अपना। तो तेरा जो भी ये जैसे बोर्ड से खत्म होंगे तो फिर इसका थोड़ी बहुत अपने पास तैयारी शुरू कर दी हो, क्योंकि अपने पास जो वो होगा कि टाइम लगता है इसमें। जो तू 11-12 में कर रहा है तो फुल सिलेबस फुल फ्लेज है, वहां तू करेगा एमसीक्यू बेस में, तो उसके तेरे को क्वेश्चन करने आने चाहिए ना। नवंबर में कहाँ होगा? अरे ना ना, अप्रैल में पेपर है, क्या बात कर रहा है? अप्रैल मई में पेपर हो जाएंगे। और क्या, नवंबर बहुत दूर चला गया भाई तू, अभी वापस आ जाओ, इसमें तैयारी शुरू कर दो। और क्लास अगर तेरे को पहले लेनी पड़ेगी अपने पास या किसी से लेनी है